कुछ भी आपकी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं या मसल स्टिफनेस बहुत हो रही है, आपका स्ट्रेस एक बिगेस्ट कॉज है। तो हमारी लाइफस्टाइल इलनेसेस जो है ना, जिनको हम कहते हैं कि ये शुगर हो गया या बीपी हो गया, उनका मेजर कॉज ही आजकल स्ट्रेस है। इसीलिए आपने आजकल देखा होगा बहुत सारे यंग एडल्ट्स जो हैं अपने 30s में, अपने 20s में, अर्ली लेट 20s में, उनको ऐसी प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही हैं। राइट। और व्हाट डू यू थिंक अबाउट द पैनिक अटैक? पैनिक अटैक होता है कि इंटेंस फियर, इंटेंस कुछ ऐसा हो गया कि जिसकी वजह से बॉडी में इतना ज़्यादा एक एंजाइटी स्टेट क्रिएट हो गई जिसमें आपको लगता है कि बस अभी मुझे कुछ होने वाला है, आई एम गोना डाई। महेंद्रगढ़ का नाम सुना है आपने? यस सर। महेंद्रगढ़ में अगर आप जाओगे आपको लोग चेन से बंधे हुए दिखेंगे, ठीक है ना। और महेंद्रगढ़ में एक कॉमन सा नोशन है कि वहाँ पे झाड़ा लगवाओ, कोई किसी को ऊपरी हुआ होगा तो वो निकल जाएगा। बट एक्चुअली में वो जो लोग वहाँ पे हैं, दे आर हैविंग सम काइंड ऑफ मेंटल इलनेस। ओके। अगर विदाउट एनी रीजन कोई आपने कुछ बाहर का नहीं खाया, कुछ भी नहीं हुआ, आप ऑल फाइन थे, ऑल ऑफ अ सडन आप कोई सिचुएशन हुई, उसके साथ साथ ही आपको लूज मोशन या बार बार यूरिन आ रहा है या उसको सोच सोच के उसके बारे में सुन के आपको वॉमिटिंग आ रही है, तो दैट इज अ एंजाइटी प्रोवोकिंग सिचुएशन। उसकी वजह से आपको पेट में या ये ऐसे चेंजेस हो रहे हैं। पैनिक अटैक, कैन पैनिक अटैक कॉज हार्ट अटैक आल्सो? Good morning, good afternoon, good evening friends. This is your host नवीन कुमार वर्मा and welcome to the Alpha People. आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिस टॉपिक पे बात करना एक हमारी सोसाइटी में टैबू माना जाता है। We are going to talk about mental health. हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं आज के, डॉक्टर विनय बंसल, जो कि MD एंड MBBS है। तो उनका 10 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है और हम उनसे शेयर करेंगे कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ क्वेश्चनों के आंसर लेंगे और कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि नॉर्मली हर किसी की लाइफ का एक पार्ट है आज के टाइम में। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डिप्रेशन, एंग्जाइटी, पैनिक अटैक एंड मैनी अदर रिलेटेड टॉपिक्स। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। डॉक्टर विनय बंसल सर, कैसे हैं आप? बढ़िया जी, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है सर। तो आपसे मिलकर और अच्छे हो गए हैं। तो सर, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, जो आपकी एक्सपर्टाइज है, सो वी विल टॉक अबाउट द मेंटल हेल्थ। तो हमारे सोसाइटी के अंदर मेंटल हेल्थ पे इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है, ज़्यादा बातें नहीं की जाती हैं। मे बी लैक ऑफ अवेयरनेस और मे बी माइंड सेट ऐसा है कि दिमागी बीमारी के बारे में या दिमाग के बारे में बात करेंगे, इट शोज़ लाइक कि यार कुछ प्रॉब्लम होगी शायद उसमें। तो सर, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कि साइकियाट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट, इज इट द सेम पर्सन और अलग अलग तरीके से बोल दिया जाता है या सिचुएशन होती है, क्या है? देखिए, दोनों ही मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, दोनों ही दिमाग की बीमारियों के लिए डील करते हैं। ओके। बट देयर इज़ अ मेजर डिफरेंस। जो साइकियाट्रिस्ट हैं, साइकियाट्रिस्ट एक तरीके के, मतलब दे आर स्पेसिफाइड डॉक्टर्स। तो उनके लिए भी जैसे बाकी हम कार्डियोलॉजिस्ट देखते हैं या गैस्ट्रो देखते हैं या ऑर्थोपेडिशियन देखते हैं, वैसे ही साइकियाट्रिस्ट भी एक तरीके के डॉक्टर्स हैं जो कि पहले MBBS करते हैं, उसके बाद उनकी पोस्ट ग्रेजुएशन एक मेंटल हेल्थ एज अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल होती है। ओके। जैसे ऑर्थोपेडिशियन को हम कहते हैं हड्डियों के माहिर। हाँ जी। तो साइकियाट्रिस्ट होते हैं दिमाग के माहिर, ठीक है ना। ऑन दी अदर हैंड अगर हम साइकोलॉजिस्ट की बात करें, साइकोलॉजिस्ट डील करते हैं मतलब आपके थेरेपी सेशंस के साथ, काउंसलिंग सेशंस के साथ। दे आर ऑल्सो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स, मेंटल हेल्थ के ऊपर ही काम करते हैं, बट दे आर नॉट डॉक्टर्स। उन्होंने एज ए साइकोलॉजी, एज एन BA साइकोलॉजी, MPhil साइकोलॉजी, उसमें आगे बिहेवियर साइंसेस पे काम किया होता है। ओके। ठीक है ना, कि जैसे सोसाइटी में हम कैसे बिहेवियर्स होते हैं, उनको कैसे, कहाँ प्रॉब्लम्स आती हैं, हमारी सोसाइटी से क्या क्या प्रॉब्लम्स हमारे को बिहेवियर में आती हैं, उसकी स्टडी जो करते हैं उनको स्पेसिफाइड साइकोलॉजिस्ट कहते हैं। ओके। ठीक है ना। एंड एक अदर डिफरेंस अगर मैं सरल भाषा में कहूँ तो साइकोलॉजिस्ट मोर ओवर डील करते हैं आपके बिहेवियर के साथ,
and they are not authorized to prescribe you any kind of medicines. Medicines, कौन सी मेडिसिन कब देनी है, कहाँ पे एक्ट करेगी, इस मेडिसिन का क्या इफेक्ट है, कौन सी इलनेस में देनी है, दैट इज मोर ओवर पार्ट ऑफ अ साइकाइट्रिस्ट. ओके. बट दोनों साथ में, ज़्यादातर दोनों की एक टीम होती है. जहाँ पे भी अगर आप साइकाइट्रिस्ट के साथ जाओगे, वहाँ पे एसोसिएटेड साइकोलॉजिस्ट होते ही होते हैं. दे वर्क एज ए मोर ऑफ अ टीम. ओके. तो बट अगर आप देखोगे तो मतलब पहली बात तो यह है कि आपको जाना है. फर्स्टली यू रिकॉग्नाइज कि आपको कोई मेंटल इलनेस है. आप दोनों में से किसी के पास भी जाओ, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट रादर देन कि हाँ ये साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है या साइकाइट्रिस्ट के पास जाना है. आप किसी के पास भी जाओ, आपको सॉल्यूशन मिलेगा. बट द थिंग इज कि आप जाओ. अगर आपको लगता है कोई भी प्रॉब्लम आपको आ रही है, मेंटल हेल्थ इशू आपको लगता है, तो कंसल्ट समवन रादर देन कंसल्टिंग एनी XYZ ऑफ योर फ्रेंड या फिर किसी भी कोई भी क्वैक से, किसी से भी सलाह लेने से बेटर है आप किसी से ऑथराइज जो भी साइकोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट है उनसे कंसल्ट करो. ओके. तो ये एक साधारण सा डिफरेंस है. तो सर इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जो साइकाइट्रिस्ट है वो आपको दवाइयाँ भी देगा, आपके मेडिकल कंडीशंस पे स्पेसिफिकली काम करेगा जी. और जो साइकोलॉजिस्ट है वो आपसे बात करेगा, आपके बिहेवियरल इश्यूज के बारे में समझेगा. हाँ. और आपको काउंसलिंग देगा, मेनली काउंसलिंग देगा और आपको बताएगा कि आपको कहाँ कहाँ पे चेंजेस करने हैं, आप क्या गलत कर रहे हो अपने बिहेवियर में, और वो आपको वो चीज़ें समझाएंगे. एंड साइकाइट्रिस्ट ये दोनों ही रोल कर सकते हैं. बट जो स्पेसिफाइड डिफरेंस दोनों में अगर मैं बात करूँ तो साइकाइट्रिस्ट केमिकल बेसिस पे भी सोच के चलते हैं कि इलनेसेस में ब्रेन में कौन सा केमिकल कहाँ पे ऊपर नीचे हो रहा है, उस पे स्पेसिफाइड क्या ट्रीटमेंट देनी चाहिए क्या नहीं. राइट. तो सर ये सब चीज़ें होती है तो एक इंसान को कैसे पता लगेगा कि दिस इज द टाइम टू गो टू साइकोलॉजिस्ट और द साइकियाट्रिस्ट? देखिए सबसे पहले तो ना एक हम नॉर्मल सी डिसाइड करते हैं, ठीक है ना. हमारा अगर हम किसी सिटी में रह रहे हैं तो हमारा एक नॉर्मल बिहेवियर डिफरेंट होगा. अगर कोई वैसे ही विलेज या छोटे टाउन में रह रहा है या बी टाउन सिटीज में रह रहा है तो उनका नॉर्मल से डिफरेंट होगा. ठीक है ना. अगर आप अपने नॉर्मल सोशल एनवायरनमेंट के साथ तालमेल नहीं बिठा के चल रहे हो, ठीक है ना, आप आउटकास्ट हो रहे हो किसी तरीके से, तो दैट मीन्स देयर इज सम इशू. वो एक पॉइंट है जब आपको लगे कि यार मैं दुनिया के साथ मिलके चल नहीं पा रहा हूँ, या मैं किसी से बात नहीं कर पा रहा हूँ, या मैं हमेशा चिड़चिड़ा रहता हूँ, तो दैट इज अ टाइम दैट यू शुड कंसल्ट समवन. ठीक है ना. और इमीडिएटली अगर आपको लगता है कि आपको नहीं पता, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि कहाँ जाना है, इस चीज़ के लिए किसको दिखाना है, टॉक टू योर फैमिली मेम्बर्स, टॉक टू योर फ्रेंड्स. तो वो आपके बिहेवियर में जरूर कुछ ना कुछ नोटिस कर रहे होंगे कि हाँ कुछ ना कुछ तो इसको प्रॉब्लम है, और मे बी दे कैन गाइड यू कि हाँ हमने भी नोटिस किया तेरे बिहेवियर में कुछ चेंज है. दैट इज अ टाइम दैट यू शुड कंसल्ट समवन, any mental health professional. It might be a psychologist, it might be a psychiatrist, but that is the time. Okay. जब आपका behavior routine से deviate होने लगे, आपको consult करना चाहिए. So don't you think कि this can be the reason of some kind of situation in office, college, school, maybe study pressure है तो बच्चा ऐसे behave कर रहा है, या ऑफिस में जॉब का प्रोजेक्ट डिलीवरी का इशू है, और जो कि आफ्टर सर्टेन टाइम इट कैन बी रिजॉल्व्ड, इट विल बी रिजॉल्व्ड ऑटोमेटिकली. एक होता है नॉर्मल इमोशनल पार्ट, ठीक है ना. हम रूटीन में बहुत सारे स्ट्रेसेस को ओवरगो करते हैं, ठीक है ना. तो रूटीन में वो बच्चे की बात करूं तो एग्ज़ाम का स्ट्रेस, पीयर ग्रुप के साथ बना के चलने का स्ट्रेस, ठीक है. या अगर हाउसवाइफ की बात करूं तो इन लॉज के साथ कोऑर्डिनेशन बनाने का स्ट्रेस, सबको सारी चीज़ें सेटिस्फैक्ट्री रहें उन चीज़ों का स्ट्रेस. अगर वो चीज़ें आप कोप अप नहीं कर पा रहे हो इन अ लॉन्ग रन, ऐसा नहीं है कि अगर आज मुझे किसी ने कुछ कह दिया तो मैं स्ट्रेस्ड हो गया और मुझे कंसल्ट करना है, ऐसा नहीं है. अगर वो चीज़ें परसिस्टेंटली चल रही हैं, okay. मुझे लगातार हफ्ता 2 हफ्ते 3 हफ्ते वो चीज़ें ट्रिगर कर रही हैं और मैं उससे कोप अप नहीं कर पा रहा हूँ, टू द एक्सटेंट कि मेरा उठना खाना बैठना सब चीज़ें मेरी ख़राब हो रही हैं, मेरा नींद ख़राब हो गई, मेरे को हर चीज़ में एक टेंशन रहती है, मैं किसी भी चीज़ को एंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ, तो दैट मीन्स येस दैट इज़ द टाइम दैट यू शुड कंसल्ट. बट रूटीन में अभी आज मुझे किसी ने कह दिया, मुझे बॉस ने मुझे ताना मार दिया, या बॉस ने मुझे बहुत ज़्यादा काम दे दिया, तो मेरे को तो परेशानी हो गई जो मैं तो जा रहा हूँ. बिल्कुल ऐसा नहीं है. हर ह्यूमन की एक स्ट्रेंथ होती है. अच्छा, अब इसमें भी एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ है. लोग कहते हैं कि यार मैं तो हमारे को भी तो होता है, तो हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुझे क्या प्रॉब्लम हो गई. सबको ही कहते हैं. हर इंडिविजुअल का एक अलग कोपिंग
स्ट्रैटेजी है, एक अलग कोपिंग लेवल है। आप सब चीज़ों को एक साथ तराजू में नहीं देख सकते हो। अगर वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल सिमिलर स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर सकता है तो वो उसका पर्सनालिटी है। हाँ, राइट। आप अपने आप से कंपेयर नहीं कर सकते। आपकी सिचुएशन उसकी सिचुएशन हर चीज़ में सेम नहीं होगी। कहीं ना कहीं डिफरेंसेस होंगे, कहीं ना कहीं अपब्रिंगिंग में डिफरेंसेस होंगे, कहीं ना कहीं फैमिली एनवायरनमेंट में डिफरेंसेस होंगे, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्टेटस में डिफरेंसेस होंगे। तो सिर्फ एक सिचुएशन को लेके कि हाँ मैंने तो इस सिचुएशन में ऐसा रिएक्ट नहीं किया, ये क्यों कर रहा है और इसको इतनी बड़ी क्या प्रॉब्लम होगी, दैट इज नॉट द क्राइटेरिया राइट टू जज द पेशेंट। और हर पेशेंट का ना ट्रीटमेंट भी टेलर बेस्ड होता है। आप सब लोगों को सेम तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते हो। दैट इज पेशेंट टू पेशेंट, हम सिचुएशन को देख के ट्रीट करते हैं। सो सर, हमने बात करी है सिचुएशंस की कि ये एंग्जाइटी या डिप्रेशन क्यों हो रहा है, कैसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं, क्या हम सोसाइटी के साथ मैच कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो वो सिचुएशन है जब दिस इज द टाइम व्हेन वी हैव टू गो टू एनी साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट। तो कैन यू टेल मी समथिंग अबाउट द कि ब्रेन में ऐसा क्या चेंज होता है, डिप्रेशन क्रिएट होता है? मैं छोटे एज से बात करूं तो जब बच्चा पैदा होता है ना, तो तब से लेके बड़े होने तक, ह्यूमन ब्रेन डेवलप होने तक, मे बी आप कह सकते हो 10 साल की उम्र तक, हमारा ब्रेन डेवलप होता है हमारे एनवायरमेंटल क्यूज के साथ। ओके। हमारी सोशल अपब्रिंगिंग, हमारे कितनी हम फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, हमारे आसपास का माहौल कैसा है, और वो कहीं ना कहीं न्यूरोकेमिकल बेसिस पे या न्यूरॉन्स लेवल पे, या हम उसको बोलते हैं साइनेप्टिकल मॉड्यूलेशन, वो चीज़ें बहुत डिपेंड करती हैं आपका सिचुएशन कैसा है और आपकी अपब्रिंगिंग कैसी है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप छोटे एज से ही, अगर आपका एनवायरमेंटल फैक्टर्स अच्छे नहीं है, आप स्ट्रेसफुल माहौल से गुजर रहे हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा, आपको कोई ध्यान देने वाला नहीं है, ठीक है ना, तो उस तरीके से आपके ब्रेन में भी न्यूरोकेमिकल चेंजेस होंगे। जितना ज़्यादा आप एक्टिव रहोगे, जितना ज़्यादा आपको इनपुट मिलेगा, उतना ज़्यादा आपका ब्रेन भी फंक्शनिंग करेगा। तो कहीं ना कहीं डिप्रेशन एक न्यूरोकेमिकल बेसिस पे काम करता है। देयर आर मेनी न्यूरोट्रांसमिटर्स नोन, जैसे कुछ अगर मैं नाम बोलूँ, सेरोटोनिन, बहुत कॉमनली सेरोटोनिन, आजकल सबको पता है कि सेरोटोनिन एक चीज़ है, राइट। ठीक है ना। सेरोटोनिन हो गया, डोपामीन हो गया, नॉरएपिनेफ्रिन हो गया, इन सब का कहीं ना कहीं किसी का ऊपर किसी का नीचे, इनके डेफिशिएंसी या इंक्रीज की वजह से हमारे को मेंटल इलनेसेस देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं इट इज़ नॉट ओनली कि हाँ सिर्फ और सिर्फ ये एक सोच का फर्क है, सोच के पीछे न्यूरोकेमिकल चेंजेस भी होते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, बहुत इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल है। मेरे को आज मन कर रहा था सुबह सुबह मैं छोले भटूरे खाऊं, तो छोले भटूरे के नाम सोच के ही मेरे ब्रेन में एक इमेज बनी छोले भटूरे की। उससे क्या हुआ, मुझे मुंह में पानी आ गया। बिल्कुल। तो इसमें एक इमोशन है, एक एक्साइटमेंट है, मेरे को भूख लग रही है, मेरा हंगर है, दैट इज एन इमोशन, और उसकी वो जनरेट कहाँ से हुआ, मेरे ब्रेन से, बट रिस्पॉन्स कहाँ आया, मेरे मुंह में। तो कहीं ना कहीं ये सारा कुछ, एवरीथिंग इज लिंक्ड। और इन द सेम सिनेरियो, मैं छोले भटूरे खाने के लिए बड़ा इच्छुक था, मैं पूरा एकदम तैयार श्यार होके गया, मैं पहुंचा वहां पे, वो मुझे कहता कि सर छोले भटूरे तो खत्म हो गए। एकदम से मेरा मूड सैड हो गया, मैं इरिटेट हो गया, यार क्या है यार, इतना मूड से मैं गया था और मुझे मिला नहीं, तो मैं क्या कहूँगा, चल ठीक है यार छोले भटूरे नहीं है, पूरी दे दे। कुछ टाइम के लिए मुझे वो इरिटेशन रही, कुछ टाइम के लिए मैं परेशान रहा कि मैं इतनी इच्छा से गया था, मेरी फुलफिल नहीं हुई, बट अभी मुझे पूरी मिल गई, उसको खा के भी मैं सेटिस्फाइड हो गया। तो यू नो कि कैसे हमारे इमोशंस चेंज होते हैं, और उस इमोशन के बेसिस पे हमारे पूरी बॉडी पे कुछ ना कुछ उसका चेंजेस आते हैं। अगर मैं एक्साइटेड हूँ, मेरे हार्ट की पंपिंग बढ़ जाएगी, ठीक है ना। अगर मैं एक्साइटेड हूँ, हमारे जो ये बाल होते हैं, जिसको हम गूस पंप बोलते हैं, रोंगटे हिंदी में बोलते हैं, वो खड़े हो जाते हैं। राइट। तो ये कहाँ से, ये इमोशंस सारा ब्रेन में है, बट उसका रिस्पॉन्स हमारी पूरी बॉडी में कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, अलग अलग सिचुएशंस। राइट। तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत तो लिंक होता ही है। तो सर, डिप्रेशन और एंग्जाइटी क्या सेम ही चीज को बोला जाता है या इसमें भी डिफरेंस है? देखो, अगर मैं लेमैन टर्म के हिसाब से बात करूं, आजकल ना डिप्रेशन इज यूज्ड एज ए अम्ब्रेला टर्म। अम्ब्रेला टर्म मतलब
अगर किसी को भी कोई भी मेंटल इलनेस है, आप उसको कॉमनली सोचोगे उसके फैमिली मेम्बर्स वाले या फिर उसके फैमिली फ्रेंड्स या उसके कॉलीग्स उसको बोलते हैं कि यार ये तो डिप्रेशन में। डिप्रेशन एक सिर्फ मेंटल इलनेस का नाम है, इट इज नॉट मेंटल इलनेस। वी हैव 100 टाइप्स ऑफ मेंटल इलनेसेस, बट डिप्रेशन कॉमनली नोन होने के कारण हम किसी को भी कोई भी दिमागी तकलीफ होती है उसको हम कॉमनली बोल देते हैं कि यार ये डिप्रेशन है। बट एंजाइटी, डिप्रेशन ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारी अदर कॉमनली अगर मैं बात करूं तो स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर, ओसीडी, ये बहुत सारी अलग अलग इलनेसेस हैं जो कि जिनका ट्रीटमेंट अप्रोच अलग है, मेडिसिन अलग हैं, सब चीज़ें अलग हैं। बट हाँ, कॉमनली हम सब बोल देते हैं कि इसको कुछ भी होता है तो ये तो डिप्रेशन में है। हाँ, ओके। तो एंग्जाइटी में एक्चुअली में क्या होता है? एंजाइटी बेसिकली एक हाइटेंड इमोशन रिस्पॉन्स है और कुछ हद तक एंजाइटी नॉर्मल भी होती है। जैसे एग्जाम से पहले की टेंशन, उसमें बच्चे को रेस्टलेसनेस होती है, बैठ नहीं पाता, थॉट्स चल रहे होते हैं, कैसा एग्जाम होगा, क्या क्वेश्चंस आएंगे, मैं रिस्पॉन्स कैसा कर पाऊंगा। इंटरव्यू से पहले एक टेंशन रहती है, ठीक है, तो दैट इज एंजाइटी। बट यही एंजाइटी बिना बात पे हो जाए, बैठे बैठे कुछ भी नहीं हुआ और हम ये सोचना स्टार्ट कर दें कहीं कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा, अरे मेरे फैमिली मेम्बर वहाँ पे गए हुए हैं, कहीं वो उनका फ़ोन क्यों नहीं लग रहा, उसने अभी तक फ़ोन क्यों नहीं किया, मुझे वहाँ पे जाना है, अगर मैं बाई चांस लेट हो गया, जाने के लिए 2 घंटे पड़े हैं बट पहले से ही आपका थॉट प्रोसेस स्टार्ट हो गया, अगर ट्रैफिक मिला तो क्या करूँगा, अगर लेट हो गया तो कहीं कुछ बुरा तो नहीं हो जाएगा। बेबुनियाद सोच, बेबुनियाद आपकी थॉट प्रोसेस, दैट टर्न्स आउट टू बी एंजाइटी प्रॉब्लम। एंजाइटी सबको है, बट क्या वो इलनेस लेवल पे है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। एक्सट्रीम पे तो ऐसा भी होता है कि जैसे किसी को एंग्जाइटी होती है तो उसके कारण कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे स्टमक अपसेट होना या फिर वॉमिट आ जाना या फिर चक्कर आना, समथिंग लाइक दैट। ये बहुत ही अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा, क्योंकि हम कॉमनली यही देखते हैं कि किसी को लूज टूल्स हुए, ठीक है ना, तो वो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, ठीक है, उनके बताने के बाद भी कि हाँ दिस इज़ नॉट ए प्रॉब्लम, आप जाओ साइकियाट्रिस्ट के पास जाओ या साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ, कंसल्ट अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल। लोग कहते हैं ले कमाल होगी, मेरे को कुछ पेट की दिक्कत है, इसने मुझे वहाँ पे भेज दिया। हाँ बिल्कुल। तो दोनों चीज़ें ना रिलेटेड है। आपको ये देख के आपको पता करना है कि आपको स्टमक इश्यूज क्यों हो रहे हैं और किस चांसेस, किस स्टेट में हो रहे हैं। राइट। अगर विदाउट एनी रीजन कोई आपने कुछ बाहर का नहीं खाया, कुछ भी नहीं हुआ, आप ऑल फाइन थे, ऑल ऑफ अ सडन आप कोई सिचुएशन हुई, उसके साथ साथ ही आपको लूज मोशन या बार बार यूरिन आ रहा है या उसको सोच सोच के उसके बारे में सुन के आपको वॉमिटिंग आ रही है, तो दैट इज अ एंजाइटी प्रोवोकिंग सिचुएशन। उसकी वजह से आपको पेट में या ये ऐसे चेंजेस हो रहे हैं। ओके। जैसे अगर कॉमनली हम बात करें तो पिक्चर्स में काफ़ी कॉमनली दिखाते हैं कि एग्जाम से पहले बच्चों को मोशन आना स्टार्ट हो जाता है, राइट। या इंटरव्यू से पहले किसी को बहुत ज़्यादा नौजिया होने लग जाता है। नौजिया मतलब उल्टी जैसा, कच्चा कच्चा सा मन, एसिड बन रहा है, तो वो सारी चीज़ें एंजाइटी की वजह से, और ये बहुत कॉमनली देखने को मिलता है हमारे को। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं तो काफ़ी लोग जो कि एंशियस होते हैं उनको सांस की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। उनको लगता है कि मुझे मतलब एस्थमा हमें प्रॉब्लम हो गई है, एंड दे विल कंसल्ट चेस्ट स्पेशलिस्ट रिपीटेडली कि मुझे कभी कभी ना एकदम से कोहरे को देख के, जैसे अभी आजकल सर्दियों का मौसम है तो लोगों को जब फॉग होना स्टार्ट हो जाता है, दे गेट एंशियस। उनको लगता है कि इसकी वजह से जैसे ये मौसम चेंज होता है हमारे को सांस नहीं आता, हाँ, मेरे को लंबे लंबे सांस लेने पड़ते हैं, मेरे को सांस ठीक नहीं आ रहा, बट दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ द फॉग, इट इज बिकॉज ऑफ द एंजाइटी। तो ये कुछ कॉमनली नोन सिचुएशंस हैं जिसमें हम ये सिम्टम्स देखते हैं। हाँ, क्योंकि मैंने देखा है हमारे ही किसी नॉन के साथ क्या प्रॉब्लम होता है, पर्टिकुलर सिचुएशंस होती है जब जहाँ पे थोड़ा सा जैसे किसी को चोट लग गई है या कोई सिचुएशन ऐसे बीमार कुछ ज़्यादा हो गया, ऑल ऑफ सडन जब देखते हैं तो स्टमक अपसेट। हाँ, मैंने ये जो कहते हैं कि नोटिस किया कई बारी कि ये हो क्यों रहा है। नोटिस करने के बाद 1 बार 2 बार 4 बार 5 बार, तब देन आई टॉक्ड कि यार ये सिचुएशन हो रही है तब तुम्हारे साथ ये होता है। इज इट समथिंग कि एंजाइटी होने के बाद तुम्हारा स्टमक अपसेट हो रहा है? और मैं आपको और बड़े मज़े की बात बताता हूँ कि जिस बंदे को हो रहा होता है ना,
उसको पता होता है कि कहीं ना कहीं ये शायद मैं अभी स्ट्रेस्ड हूँ ना, इसलिए हो रहा है, बट स्टिल दे वुड नॉट गो टू साइकाट्रिस्ट फॉर दी हेल्प। क्योंकि एक टैबू है दिमाग में कि हाँ यार भाई ये कोई नहीं, अभी टेंशन हुई है इसलिए मुझे हो रहा है। बट आप उसका इम्पैक्ट देखो, आप कहीं पे भी जा रहे हो, आपके दिमाग में एक डर बैठ गया है, कहीं यार मैं वहाँ जाया और मुझे वहाँ पे लूज मोशन स्टार्ट हो गए तो मैं क्या करूँगा, अवॉइडेंस बिहेवियर स्टार्ट हो जाता है, चल छोड़ यार मेरे को जाना ही नहीं है, वैसे भी वहाँ पे क्या क्या करना क्या है, इससे बढ़िया रहने देता हूँ। आप उसके पीछे का इम्पैक्ट तो देखोगे तो बहुत बड़ा है, बट फिर भी हम इग्नोर करते हैं कि नहीं ठीक है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, मैं वहाँ जाऊँगा तो लोग कहेंगे कि हाँ पता नहीं इसको क्या ही हो गया है, इतना बड़ा इशू हो गया, ये साइकियाट्रिस्ट के पास गया है, इसको पक्का कुछ ना कुछ इसको हो गया है। हाँ सही बात है। टैबू जो है ना, वो लोगों को रोकता है कि आप उनके पास ना जाओ। कई सिचुएशंस ऐसी भी हैं, कईयों को जैसे बोलते हैं घर से निकलने के लिए कि कहीं चलना है आज, हाँ, देन दे स्टार्ट गिविंग एक्सक्यूज, ओ नो नो मैंने नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और सब बहाने आ जाते हैं। और अगर आप बिना बताए ले जाओगे एंड दे जस्ट गो विद यू। कई लोगों को ना सोशल एंजाइटी होती है कि मैं वहाँ जाऊँगा, लोग मुझे जज करेंगे, मेरे से पूछेंगे, मैं क्या जवाब दूंगा, अगर मैं कुछ नहीं बोल पाया तो क्या सोचेंगे वो। तो जहाँ पे अगर आप अननोन लोगों से मिल रहे हो, कई लोगों को अननोन लोगों से मिलने में थोड़ा हिच होता है, दे आर नॉट कंफर्टेबल। हाँ, अगर लोग जो नोन लोग हैं उनसे आपको मिलना है, दे माइट बी कंफर्टेबल। या बड़ी गैदरिंग्स में अगर आपको जाना है तो कई लोग उसमें अवॉइड करते हैं कि यार मैं वहाँ पे इंटरेक्ट नहीं कर पाऊंगा, या पता नहीं अगर मैंने कुछ बोल दिया तो कुछ लोग मेरे पे हंसे ना। हाँ, एक इमेज कॉन्शियसनेस बहुत ज़्यादा आ जाती है, उसकी वजह से भी कई लोग अवॉइड करते हैं कि यार मेरे को नहीं जाना वहाँ पे, मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा और मैं बोर हो जाऊंगा और मेरे को अच्छा नहीं लगेगा, मैं रेस्टलेस रहूंगा। दैट इज कॉल्ड सोशल एंजाइटी। और व्हाट डू यू थिंक अबाउट द पैनिक अटैक? पैनिक अटैक होता है कि इंटेंस फियर, इंटेंस कुछ ऐसा हो गया कि जिसकी वजह से बॉडी में इतना ज़्यादा एक एंजाइटी स्टेट क्रिएट हो गई जिसमें आपको लगता है कि बस अभी मुझे कुछ होने वाला है, आई एम गोना डाई, कुछ ही टाइम है मेरे पास, मैं अभी कुछ इतना इंटेंस हो गया, आपकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, आपको तरह तरीके के ख्याल आएंगे कि हाँ बस तेरा टाइम ख़त्म हो गया, तेरे मरने के बाद तेरे बच्चों का क्या होगा, या तेरे फैमिली मेम्बर्स का क्या होगा, तेरा जो फाइनेंसेस है वो कैसे मैनेज होंगे, तू हॉस्पिटल पहुंच पाएगा कि नहीं पहुंच पाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको एकदम से आना स्टार्ट हो जाती हैं, और इन सब क्लस्टर में ना एक पीछे एक फियर होता है कि बस मेरा टाइम आ गया, ये इतना ज़्यादा है, ये तो बस ख़त्म होने वाला हूँ मैं। तो दैट इज़ अ पैनिक अटैक। तो सर पैनिक अटैक, कैन पैनिक अटैक कॉज हार्ट अटैक आल्सो? देखिए, पैनिक अटैक में जैसे मैंने आपको बोला, इट इज़ अ इंटेंस स्टेट ऑफ शॉक या फेयर, ठीक है ना। उसमें हमारा हार्ट बीट जो है बहुत स्ट्रांगली बीट करती है, बहुत स्ट्रांगली। वो जो हमारा नॉर्मल रेंज है हम उसको जनरली 60 to 100 मानते हैं। तो आप ये मान के चलो उस स्टेट में ना इन जो हार्ट बीट्स हैं वो 150 160 तक भी जा सकती है। ओके। अगर वैसे जो पैनिक अटैक की ड्यूरेशन है वो जनरली हम 50 to 20 मिनट्स तक मानते हैं। विद इन 20 मिनट्स पैनिक अटैक अपने आप में सेटल हो जाता है विदाउट एनी फर्दर इंटरवेंशन ऑल्सो, ठीक है। जैसे कुछ सरल सी चीज़ें अगर आपने करी, आप ओपन एयर में चले गए या आपके साथ उस टाइम पे कोई आ गया, तो आपको एक मेंटली एक सेटिस्फेक्शन हो जाती है, चलो कोई है मेरे पास, अब मैं शायद बच जाऊंगा। अदरवाइज जैसे आप ऑन द वे टू द हॉस्पिटल, इट गिव्स अ होप कि हाँ अब मैं ऑन द वे हूँ, अब मैं बच जाऊंगा। अगर कुछ नहीं भी हुआ तो भी 20 मिनट्स मैक्सिमम ड्यूरेशन होता है पैनिक अटैक का। ओके। आप उसको बच जाओगे। बट अगर बाय चांस ये कहीं ड्यूरेशन बढ़ जाए या वो पैनिक अटैक की सिवियरिटी इतनी ज़्यादा हो, तो हो सकता है कि आपको हार्ट फेलियर हो जाए, या अगर पहले से कोई आपको कार्डियक इलनेस है, कोई ऐसी आपको हार्ट रिलेटेड इश्यूज हैं, अगर उसमें पैनिक अटैक है तो वो चांसेस बन सकते हैं, ट्रिगर कर देगा, ये ट्रिगर कर देगा। बट नॉट एवरी टाइम वी सी कि हाँ कुछ ऐसा हुआ और पैनिक अटैक की वजह से उसको डेथ हुआ, कहीं ना कुछ अंडरलाइंग रीजन जरूर होता है। तो पैनिक अटैक को जैसे हम बोलते हैं फोबिया है, मुझे हाइट का फोबिया है, अंधेरे का है, इज इट द सेम थिंग काइंड ऑफ? देखो, फोबियाज की अगर हम बात करें और पैनिक अटैक की बात करें, बहुत ही ना इंटर रिलेटेड सी चीज़ें हैं। ओके। ठीक है,
फोबिया है एक डर, पैनिक अटैक है उसका रिस्पॉन्स। एक्सट्रीम। फोबिया एक हो गया कि मुझे वहां पे जाने में डर लगता है, यार मैं नहीं जाऊंगा। अब किसी तरीके से मुझे वो सिचुएशन फेस करनी पड़ गई, ठीक है, तो उसको हम उस सिचुएशन को फेस करने के बाद जो हमारी बॉडी में चेंजेस आएंगे हम उसको कहेंगे पैनिक अटैक। अब पैनिक अटैक जरूरी नहीं है कि हर बार आपको सिर्फ किसी ना किसी आइडेंटिफाइड रीजन की वजह से ही हो। कई बार पैनिक अटैक विदाउट एनी रीजन, आप अच्छे खासे बैठे हो, कभी भी हो सकता है। ओके। ऐसा नहीं है कि अगर हमने बात की थी फोबियाज है तो मुझे हाइट का फेयर है या मुझे बंद स्पेस का फेयर है तो मुझे वहां पे जाके पैनिक अटैक होगा ही होगा, या वहीं पे जाके पैनिक अटैक होगा। पैनिक अटैक कहीं पे भी हो सकता है। ओके। इज इट जेनेटिक आल्सो? हर इलनेसेस का ना एक जेनेटिक रोल होता है, ठीक है, बट ऐसा भी नहीं है कि अगर आपके पीछे से किसी को भी कोई मानसिक बीमारी है तो आपको ज़रूर होगी, या अगर आपको है तो आगे आने वाले बच्चों में होगा ही होगा। ऐसा नहीं है। सिर्फ ये सिचुएशंस हैं कि अगर हम नॉर्मल पॉपुलेशन की बात करें, कंसिडरिंग टू इंडिविजुअल्स, एक के घर पे कोई फैमिली हिस्ट्री है किसी भी मेंटल इलनेस की और दूसरे के घर में नहीं है, तो जिस इंडिविजुअल के घर में कोई हिस्ट्री है ही इज मोर प्रोन, उसको ज्यादा रिस्क है कोई भी मेंटल इलनेसेस के लिए। ओके। बट इट डजंट मीन कि हाँ आपको होगा ही होगा। आपकी खुद की पर्सनालिटी, आपके एनवायरमेंटल फैक्टर्स, या आपका फैमिली सपोर्ट कैसा है, या आप किस तरीके का लाइफस्टाइल जी रहे हो, वो बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आपको इलनेस हो या ना। ऑन दी अदर हैंड, जिसको कोई भी हिस्ट्री नहीं है, जिसके कोई भी पहले कभी ऐसा कोई इलनेस नहीं रहा, बट ही इज अंडरगोइंग अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, तो हो सकता है उसको जल्दी हो जाए या उसको हो ही हो। तो एक जेनेटिक फैक्टर जरूर रहता है जो आपको प्री डिस्पोज करता है कि आप मोर प्रोन हो उस चीज के लिए, बट दैट डजंट डिसाइड कि आपको इलनेस होगा या नहीं होगा। ओके सर, एक सिचुएशन होती है जो नॉर्मली हम बोलते हैं यार ये तो पागल हो गया है, अजीब अजीब बातें करता है, पता नहीं कुछ बोलता है, हरकतें करता है अजीब अजीब। तो ये सिचुएशन क्या होती है? मतलब पागलपन, दिमाग में किस टाइप के चेंजेस चल रहे होते हैं, बायोलॉजिकली कोई केमिकल रिएक्शंस होते हैं, एक्चुअली हो क्या रहा होता है और इंसान के साथ क्या हो रहा था एक्चुअली में? देखो, पागलपन एक बहुत ही पुराना कंसेप्ट है। जो भी कुछ चीज़ें अगर नॉर्मल बिहेवियर से डेविएट हो गई, ठीक है ना, टू द एक्सट्रीम, तो उसको हम नॉर्मल सा नाम दे देते हैं, ये पागलपन में चला गया। एक होता है जुनून, कि यार किसी को पैसा कमाने का जुनून हो गया। लोग कह देते हैं कि यार ये तो पागल हो गया, इस तो सिर्फ पैसे के पीछे ही भाग रहा है, ठीक है ना, बट दैट इज मोर ऑफ अ जुनून। आप उसको कह देते हो कि हाँ उसका एम है और वो एम के पीछे डेडिकेटेडली हो गया है, ठीक है। ये भी एक कॉमनली टर्म हम कहते हैं कि यार ये तो पागल हो गया, ये इसको सिर्फ सारा दिन उसकी धुत सवार रहती है, ये इसको कुछ नहीं सूझ रहा, ठीक है ना। एक होता है दूसरा पागलपन, जिसमें हम देखते हैं अक्सर लोगों को उल्टी पुल्टी हरकतें करते हुए, कभी अकेले में बैठे बातें करना, कभी बेबुनियाद से किसी पे शक करना, ठीक है ना, कुछ भी कहीं से भी कुछ भी बोल देना कि हाँ अच्छा मेरी तो प्राइम मिनिस्टर से बात हुई थी, मेरी बात हो गई है, मेरी बहुत ऊंची ऊंची पहुँचे हैं, सब हो जाएगा। या ऐसा बोलना कि अच्छा मेरे सपने में दादाजी आए थे, उन्होंने मुझे बोला है ऐसा कुछ करने को, और ऐसा करने से हमारे को सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ये चीज़ें जो है ना, ये मेंटल इलनेस है। जैसे मैंने आपको बोला था अकेले में बात करना, अगर आपने कुछ साल पहले एक केस हुआ था दिल्ली में, जिसमें एक फैमिली थी, उसके ऑलमोस्ट 11 मेंबर्स सुसाइड किया था। तो बाहर से जो हमने यहाँ पे न्यूज़ में देखा, या फिर जनरल पॉपुलेशन को जो हमारे पता है कि वो बहुत ही नॉर्मल सी फैमिली थी, हाँ, बट उसमें एक डोमिनेटिंग फैमिली मेंबर था जो सबको कंट्रोल करता था, जो ये बोलता था कि हमारे पास स्पेशल इंडिकेशंस हैं, हमारे पापा जो हैं वो हमारे को बोल रहे हैं, मुझे बोल रहे हैं अब ऐसा करना है, एक टाइम पे हमें ये सब कुछ करना है तो हमें स्वर्ग मिलेगा, ऐसा कुछ कहानी थी। हाँ। बेसिकली ही वॉज हैविंग हेलुसिनेटरी बिहेवियर। ओके। हेलुसिनेशन क्या है?
मान लीजिए कि हम यहाँ पे दोनों बैठे हैं और ऑल ऑफ अ सडन मैं किसी और की तरफ देख के बात करने लग जाऊं, आप देखोगे वहां पे तो कोई भी नहीं है, मैं किससे बात कर रहा हूँ, बट मेरे लिए वहां पे कोई खड़ा है और मैं उसको रिस्पॉन्स कर रहा हूँ। आपके लिए मैं पागल हो गया हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, सही बात बट है। मेरे लिए मैं पागल नहीं हूँ, मेरे लिए वो एक रियलिटी है। मैं उस बंदे से बात कर रहा हूँ जो सामने खड़ा है, वो कोई भी हो सकता है, वो मेरा नोन पर्सन हो सकता है, वो अननोन हो सकता है, वो आपकी टीम का मेंबर हो सकता है, या कोई भी एरा गेरा हो सकता है, ठीक है ना। बट मेरे लिए वो रियल है, मेरे को वो दिखाई दे रहा है, मेरे को उसकी आवाज़ सुनाई दे रही है, मेरे लिए वो रियल है। आप मुझे कह रहे हो कि सर वहाँ पे कोई भी नहीं है। अब यहाँ से इसका डिफरेंट कंसेप्ट स्टार्ट हो गया। आप मुझे कन्विंस करने पे लगे हुए हो कि वहाँ पे कोई भी नहीं है, मैं वहाँ पे देख रहा हूँ या मुझे किसी की आवाज़ आ रही है, मैं क्या सोचूंगा, यार कमाल हो गई, मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे है और ये मुझे बार बार कह रहे हैं, मेरे के सामने दिख रहा है, क्या मुझे ये कहीं ना कहीं कुछ मुझे ट्रैप तो नहीं करना चाहते, मेरे अगेंस्ट कुछ षड्यंत्र तो नहीं रच रहे हैं। यहां से डिल्यूजन स्टार्ट हो गया। एक होता है हेलुसिनेशन, जहां पे मैं एक्चुअली में देख रहा हूं या सुन रहा हूं चीजों को, मेरे लिए वो रियल है। ठीक है। एक डिफरेंट पार्ट है डिल्यूजन, जिसमें मैं अपने दिमाग में एक रीजनेबल कंसेप्ट बना रहा हूं कि इसका बिहेवियर ऐसा हो रहा है, तो मतलब ये कुछ ना कुछ मेरे लिए षड्यंत्र रच रहा है। ऑफिस में ये सारे लोग आपस में मिल गए हैं, मेरे लिए बुरा करना चाहते हैं, ये देखो ये आपस में बात कर रहे हैं, ये पक्का मेरे बारे में बात कर रहे हैं। वो है डिल्यूजन। हम अक्सर अगर जब देखते हैं लोगों को अपने आप में ऐसी चीजें करते हुए या ऐसा बर्ताव करते हुए किसी के साथ, रियल बेसिस में उसका कोई भी सिनेरियो नहीं है, कोई भी वैसा कुछ कर नहीं रहा है, बट मैं समझ रहा हूं कि कर रहे हैं, तो ये पागलपन का नाम दे देते हैं हम। थोड़ा सही बात है। कॉम्प्लिकेटेड लग रहा यस होगा यस आपको, यस। बट अगर आप ध्यान से समझो, और ये बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन। अगर हम स्किज़ोफ्रेनिया की बात करें, जिसमें ये दोनों चीजें अक्सर देखने को मिलती हैं, 1% ऑफ द पॉपुलेशन इज नोन टू बी स्किज़ोफ्रेनिक। आप समझ रहे हो, 1%। अगर हम 100 लोग बैठे हैं तो उसमें एक बंदे को पक्का कोई ना कोई बीमारी होगी। हम इतने सारे लोगों के साथ घिरे हुए हैं जो कि अनडायग्नोस्ड है, जिसको हम ऐसे ही कह देते हैं कि चल छोड़ यार, कुछ नहीं है, इसको छिड़ा हुआ है, ये कुछ भी सोचता है, छोड़ो इसको। और एक्चुअली में दे आर ट्रीटेबल, उनका इलाज हो सकता है, बट प्रॉब्लम यही है कि वो पहुंचते नहीं हमारे पास। सही बात है। वो जाते हैं काफ़ी हद तक। आपको सुन के शायद अजीब लगेगा, काफ़ी बार हमारे पास पता है पेशेंट कहाँ से आते हैं, हमारे पास पेशेंट्स आते हैं ये बाबाओं से, जो कि फेथ हीलर का काम करते हैं ना, ठीक है, दरगाह पे जो बाबा बैठे हैं, या मंदिर में कभी किसी ने झाड़ा करवाया, या कोई पीर की उस पे गया, या ऐसी कोई पिंडों में या गांव में कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि कहते हैं ऐसा कर दो। हाँ हाँ हाँ। हमारे पास वो पेशेंट भेजते हैं। ओके। नॉट एवरीवन, बट सम यस। आप अगर महेंद्रगढ़ का नाम सुना है आपने? यस सर। महेंद्रगढ़ में अगर आप जाओगे, आपको लोग चेन से बंधे हुए दिखेंगे, ठीक है ना। और महेंद्रगढ़ में एक कॉमन सा नोशन है कि वहां पे झाड़ा लगवाओ, कोई किसी को ऊपरी हुआ होगा तो वो निकल जाएगा। बट एक्चुअली में वो जो लोग वहां पे हैं, दे आर हैविंग सम काइंड ऑफ मेंटल इलनेस। ओके। और काफ़ी बार हमारे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो कि वहाँ के किसी ने कोई, मैं पर्टिकुलरली वहाँ की बात नहीं करूँगा, बट बहुत सारी जगहों पे कोई लोग पूड़ी भी बना के देते हैं कि जी ये जिसको बोलते हैं कि स्वा है, या वाइट पाउडर कुछ भी दे देते हैं, तो इसको खिलाओ ठीक हो जाएगा। दे आर एक्चुअली मेडिसिन्स। अच्छा। दे आर एक्चुअली मेडिसिन्स, दे आर मोर स्मार्टर देन अस। उनको पता है कि ये बीमारी है, उनको पता है कि हाँ इससे ये करने से ये दवाई देनी है, ये नहीं पता उनको कि कितना देना है और कितनी डोज में देना है, बट वो देते हैं और वो दवाई होती है, उससे कुछ हद तक ठीक भी हो जाता है। इसी तरीके से लोगों का फेथ और स्ट्रांग हो जाता है ऐसी चीज़ों के लिए। तो सर एक एस्ट्रोलॉजिकल फैक्टर भी माना जाता है कि मेंटल स्टेट के साथ, कि कुछ लोगों का मून वीक है तो उसके उनको दे आर मोर प्रोन टू दिस डिजीज, मेंटल इलनेस। तो ऐसा आपका क्या मानना है इस मामले में? देखिए, वेदर चेंजेस और सम ऑफ दीज चेंजेस आर नोन टू कॉज मेंटल इलनेसेस,
या ये नहीं कहूँगा मेंटल इलनेस कॉज करती हैं, बट इनका अफेक्ट ब्रेन पे जरूर आता है। ओके। ठीक है, तो कुछ कुछ साइक्लिकल पैटर्न्स हैं हमारे रूटीन में, जैसे सुबह और रात का, ठीक है, गर्मी और सर्दी का, ठीक है, और अगर फीमेल्स की बात करें तो पीरियोडिकल उनके जो पीरियड साइकिल है, या मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये कुछ कुछ साइक्लिकल पैटर्न्स हैं जिसकी वजह से कुछ ना कुछ हमारे बॉडी में ना हार्मोन्स चेंजेस होते हैं। कितना होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, दैट इज स्टिल अ डिबेटेबल एस्पेक्ट, बट उनका हार्मोन्स पे इफेक्ट पड़ता है। हार्मोन्स के कारण थोड़ा बहुत ब्रेन में चेंजेस होते हैं। जैसे अक्सर कॉमनेस जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान फीमेल्स का चिड़चिड़ापन थोड़ा बढ़ जाता है। ठीक है ना, वो क्यों है? क्योंकि हार्मोन्स थोड़ा सा ऊपर नीचे होते हैं, एंड हार्मोन्स काफ़ी हद तक हमारा ब्रेन की हैप्पीनेस, सैडनेस कंट्रोल करते हैं। राइट। तो उनकी वजह से ये चेंजेस होते हैं। मून इफेक्ट, फुल मून पे काफ़ी लोग कहते हैं कि फुल मून पे इनको कुछ ना कुछ जरूर होता है, बट टू एस्टैब्लिश दैट फैक्ट totally on the basis of full moon, it is still debatable. We cannot certify कि हाँ ये इसकी वजह से ही हुआ। हाँ, हो सकता है प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स कुछ रहे हो और उसके बाद वो ट्रिगर हो गया हो, या फुल मून हर फुल मून पे ना हो, कभी कोई पर्टिकुलर फुल मून पे ऐसा हुआ हो। तो these are some of the changes that are known to have some impact, but causative factors मैं नहीं कहूँगा कि उसकी वजह से वो इलनेस हुआ, मैं शायद ये नहीं कहूँगा। ओके। तो सर एक सिचुएशन होती है जो हमने काफ़ी अभी रिसेंटली कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए थे जिनके कारण काफ़ी नाम आया था, बायपोलर डिसऑर्डर। हाँ जी, हाँ जी। तो वो क्या सिचुएशन होती है? देखो, बायपोलर जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, बाय मतलब दो और पोल्स मतलब कोने, ठीक है ना, खंबे। तो बायपोलर बना ही इस तरीके से कि है कि इस बीमारी में दो अलग अलग पहलू हैं। एक में है पूरा हैप्पीनेस वाला स्टेट, ठीक है ना, एक में है पूरा लो वाला स्टेट, सैडनेस वाला स्टेट। एक बार पेशेंट पूरा हैप्पीनेस वाले मूड में होगा, उसमें पेशेंट कहेगा मेरे लिए सारी दुनिया इतनी बढ़िया है, मैं इस संसार में आया हूँ, कितनी अच्छी दुनिया है ये। उस बिना बात पे वो खुश रहेगा, अच्छी अच्छी बातें करेगा, ठीक है, ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा करेगा। जो चीज़ आपको नहीं भी चाहिए, आपके पास दो गाड़ियाँ, हो कहेगा यार ये गाड़ी बड़ी अच्छी है, तीसरी गाड़ी भी ले आया। चौथे दिन किसी ने बोल दिया अरे मेरे पास ये गाड़ी है, अच्छा मैं आज ही लेके आता हूँ। अननेसेसरली खर्चा, ठीक है, अननेसेसरली पूजा। जो बंदा पूजा नहीं करता था, आज वो एकदम से मंदिर जा रहा है और सारा दिन मंदिर में ही बैठा है। ठीक है, या पहले पूजा करता था तो एक तरीके से करता था, अब सारा दिन चैंटिंग ही कर रहा है, भगवान के बारे में नारे लगाता जा रहा है। सब बंदों को कह रहा है कि भगवान ने मुझे बोला है ऐसा करने के लिए, या भगवान का स्पेशल मेरे ऊपर हाथ है, मैं जो भी कहूँगा वो सब हो जाएगा, या मेरे पास एक्सट्रीम कुछ पावर्स आ गई हैं। मैं अगर चाहूँ तो अगर मेरे पास मेरे सामने 1000 बंदा भी आ जाए, मैं अपने एक हाथ से रोक लूँगा। ये सारी स्टेट को हम मेनिक स्टेट कहते हैं। ओके। बंदा कहता है कि सोना ही नहीं चाहिए, सोना मतलब व्यर्थ है, वेस्ट ऑफ टाइम है। हालांकि वो कुछ भी जो भी कोई भी काम करेगा वो कंक्रीट नहीं होगा, कुछ भी थोड़ा सा किया फिर छोड़ दिया, इतने में कोई नया ख्याल आया उस पर चला गया। ठीक है, लोगों को अननेसेसरी सलाह देना, जो उसका एक्सपर्टाइज नहीं भी है उस पर भी डिबेटेबल, तेरे को पता ही कुछ नहीं है, ये ऐसे नहीं ऐसे कर। सही बात है। दिस इज अ मेनिक स्टेट। ये बाइपोलर का एक फेस है जो बहुत कॉमनली हमारे को दिखने में आता है। अगर आपने कई बार देखा हो तो काफ़ी सारे ऐसी रैलीज में या ऐसे हमारे को इंस्टेंसेस देखने को मिलते हैं जहाँ पे लोग अलग से क्राउड में से उठ के बोलते हैं अरे ये तो ऐसा कर रहा है, चप्पल उतार के मार दी या कुछ भी कर दिया। उनमें से काफ़ी लोग इस तरीके की बीमारी का शिकार होते हैं। एक सिचुएशन हमारे ऑफिस में बनी थी एक ऐसी, तो बिकॉज ऑफ सम रीज़न वी हैव टू फायर समवन। तो उसका ये बिहेवियर था कि वो जिससे भी मिल रहा था वो उससे लड़ रहा था। वो तो चलो हमें पहले लगा कि यार ये तो चलो हो सकता है, क्योंकि पूरी टीम ने ऐसा फील किया कि देयर इज समथिंग ऑफ विद दिस पर्सन। और जब वो सिचुएशन आई तो वो लगा यार ये तो थोड़ा सा है ऐसे, तो कुछ इशू तो है। एंड देन आफ्टर दैट
उसके बाद भी उसको बाहर हमने आउट ऑफ द ऑफिस हमने कई जगह पे देखा और टीम ने देखा, और वो ऑलमोस्ट हर जगह लड़ रहा होता है, हर जगह से। ऐसे बंदे, ऐसे पेशेंट जब इनिशियली स्टेज में होते हैं ना, स्टार्टिंग ऑफ द इलनेस, ठीक है, वो सबको बहुत अट्रैक्ट करते हैं। बिकॉज कौन नहीं चाहेगा खुश बंदे के पास रहना। अगर आपके साथ पास कोई बैठा है और आपको हंसा रहा है या अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, आपको बड़ा अट्रैक्ट करेगा। बट वो सिर्फ टाइम लिमिटेड है। जैसे ही उसके इलनेस का पीरियड और बढ़ेगा, ये चीज़ें और बढ़ जाएंगी और आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तो इनिशियल स्टेज में ना उसको बहुत अटेंशन भी मिलती है। और लोग कहते हैं कि अरे यार ये आज बड़े अच्छे मूड में है, पता नहीं क्या खा के आया है, जो कॉमनली हम सोचते हैं। बट लेटर ऑन वही, जैसे आपने बताया कि झगड़ा, बेबुनियाद किसी से भी कुछ भी बोल देना, ठीक है ना, बहस करनी, कुछ भी बात पकड़ के उसका बाल का खाल निकाल लेना, और एक टॉपिक से कहीं का कहीं पहुंच जाना, लिंक करते जाना, दो अनरिलेटेड चीज़ों को भी आपस में लिंक कर देना और उससे लड़ना स्टार्ट कर देना। हाँ, राइट। तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हमें कॉमनली देख को मिलती हैं। और अगर हम बाइपोलर की दूसरे पार्ट पे बात करें, डिप्रेशन जिसको हम बोलते हैं, तो उसमें पेशेंट किसी भी चीज़ से खुश नहीं होता, सारा दिन उदास, नेगेटिव ख्याल, ठीक है, खाना नहीं, पीना नहीं, कुछ भूख नहीं, सोने में कुछ नहीं लगना, या फिर ये हो सकता है कि सारा दिन लेटा ही रहे, अकेला बैठने में इंटरेस्टेड हो। टोटली ऑपोजिट, वो बंदा सबसे कह रहा है कि आओ मेरे पास आओ, मेरे से बातें करो। ये वाली सिचुएशन में बंदा कहता है कि मुझे छोड़ दो, आई डोंट वांट टू टॉक टू एनीवन, आई वांट टू बी अलोन। राइट। तो ये दोनों पोल्स हैं, इसीलिए इसको हम कहते हैं बाइपोलर। सो दो एक्सट्रीम स्टेट्स ऑफ माइंड। हाँ जी, कि बहुत ज़्यादा खुश है हाँ, या बहुत ज़्यादा दुखी है। राइट। या खर्चा कर नहीं रहा या बहुत ज़्यादा ही खर्चा कर रहा है, इसको भी मान सकते हैं। देखिए डिप्रेशन में जब पेशेंट होता है तो उसको बाकी किसी भी चीज़ से कोई मोह ही नहीं है। तो वो तो अपने एक तरीके के शेल में ही चला गया, उसको तो बाहर दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है। वो तो कहता है मुझे तो कुछ ही चीज़ से कोई मतलब नहीं है, चाहे तुम जो कर मर्जी करो या ना करो, मेरे को मत तंग करो, बस आई वॉन्ट टू बी अलोन। तो हाँ, एक तरीके से आप कह सकते हो वो बिल्कुल भी किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व ही नहीं होता, तो खर्चा कहाँ से करेगा। तो एक और भी सर सिचुएशन बनती है जिसको हम बोलते हैं मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। वो क्या सिचुएशन होती है? देखिए मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर अगर मैं बात करूं, इसमें होता क्या है कि पेशेंट डिफरेंट तरीके से एक्ट करता है, ठीक है। जो कॉमनली मल्टीपल पर्सनालिटी आप जिसको बात कर रहे हो ना, आज मेरे में कोई नया बंदा आ गया, ठीक है, मैं आज विनय नहीं हूँ, मैं कुछ और हूँ। दैट इज बेसिकली इन आवर लैंग्वेज वी कॉल इट अ डिसोसिएटिव डिसऑर्डर। ओके, ठीक है। और जो मल्टीपल पर्सनालिटी आप बात करो, दैट इज फर्दर डिसोसिएटिव डिसऑर्डर में एक चीज़ होती है ट्रांसेंड पोजेशन। आज मेरे में कोई बाबा आ गया तो मेरी पर्सनालिटी एक बाबे की तरह है, ठीक है ना। मैं किसी से इन्फ्लुएंस्ड हुआ, मैंने उसकी चीज़ें मेरे सबकॉन्शियस माइंड में बैठी हुई हैं और मुझे पता है वो कैसे बिहेव करेगा, कैसे नहीं करेगा। अगर बाबा है तो इस तरीके से बात करना है, ये करना है। या मैं किसी से बहुत इन्फ्लुएंस्ड हूँ, मैंने उसकी गुड क्वालिटीज़ या उसकी जो पर्सनालिटी है वो मैंने अपने अंदर इम्बाइब कर ली। राइट। तो मैं उसके तरीके से बिहेव कर रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड पर्सनालिटी डिसऑर्डर, मल्टीपल पर्सनालिटी। तो सर एक चीज़ और भी होती है ना कि जैसे इवन सम पीपल जैसे व्हेन दे ड्रिंक दे एक्ट लाइक समथिंग एल्स। तो वो सिचुएशन और ये सिचुएशन ऑलमोस्ट ब्रेन का जो फंक्शनिंग है सेम होगी। देखो, हम अगर एडिक्शन की बात करें, जैसे आपने बोला अल्कोहल एडिक्शन, हाँ, ठीक है ना, अल्कोहल यूज बोलो। अगर मैं अपने कॉन्शियस स्टेट में हूँ तो मैं सोसाइटी के तरीके से सोच के चलूँगा। मेरा ब्रेन कहेगा यार इस तरीके के बिहेवियर अच्छा नहीं है, ये नहीं करना, चाहे मेरा इंटरनल डिज़ायर जैसा मर्जी हो, ठीक है। जब आप अल्कोहल लेते हो ना, वो बैरियर टूट जाता है, वो बैरियर टूट जाता है। फिर मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, ठीक है, अब तो मैं हूँ। सही बात है। किसी को भी कुछ भी बोल दिया, किसी को भी हक कर लिया, किसी को भी कुछ भी खुले तरीके से बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो वो सिर्फ एक बैरियर है, जो आपका सोशल बैरियर है। अल्कोहल उसको तोड़ देता है। आपका जो
सोसाइटी के साथ तालमेल बनाने का एक नॉर्म्स जो हम डिसाइड करते हैं कि ये दिस इज एक्सेप्टेबल बिहेवियर, दिस इज नॉट द एक्सेप्टेबल बिहेवियर, मेरे को इस तरीके से चलना है, मेरी ये पर्सनैलिटी, मैं ऐसे चलूंगा, वो बैरियर टूट जाता है तो आप फ्री हो जाते हो। राइट। एक काइंड ऑफ कि मेरा डिसइनहिबिशन स्टेट में चला गया हूँ। मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि हाँ मेरे सामने वाला जो है वो मेरे से कितना सीनियर है या कितना जूनियर है, मैं उसको एकदम ऐसे भाई की तरह मिल रहा हूँ, फ्रेंडली मिल रहा हूँ, जो शायद मैं नॉर्मली ना करूँ, जो शायद मैं अगर उससे नॉर्मली मिलूंगा तो मैं एक तरीके से एक लिहाज से मिलूंगा। अल्कोहल के बाद मेरा वो लिहाज बैरियर टूट गया, मैं मोर फ्रेंडली हो गया। मैं ये नहीं कहूँगा कि हाँ मेरी परवाह खत्म हो गई है, वो तो फिर एक्सट्रीम स्टेट में, अगर आपने बहुत ज़्यादा इंटॉक्सिकेटेड स्टेट में हो तो शायद आप वो स्टेज भी पार कर जाओ जहाँ पे आपको ये ना पता लगे कि किस तरीके से आपको कितना रिस्पेक्टफुल बात करनी है, आप सीधा तू तड़ैस पे हो गए। उससे पहली वाली स्टेट है एक फ्रेंडली तरीके से मैं बात कर रहा हूँ, तो वो बैरियर टूट जाता है बस। कई लोग क्या करते हैं, ड्रिंक करने के बाद एक स्पेसिफिक टाइप का बिहेवियर रखते हैं, शायर बन गए, हाँ इंग्लिश बोलना शुरू कर दिया, वो इंटरनल डिजायर आ रहे हैं ना। पंजाब में तो कहते हैं कि हाँ सबसे ज्यादा इंग्लिश ही 9 बजे के बाद, हाँ 8 बजे के बाद बोली जा रही है, क्योंकि उसके बाद हम सब कहते हैं कि हमारा तो, मैं तो इंग्लिश में बहुत इन्फ्लुएंस, मैं फ्लुएंट हूँ, तो हम सब ट्राई करते हैं सामने वाले को इम्प्रेस करने के लिए कि आई एम वेरी गुड इन इंग्लिश, आई एम स्पीकिंग इन इंग्लिश नाउ, आई ईट इंग्लिश, आई स्लीप इंग्लिश, आई वॉक इंग्लिश, आई टॉक इंग्लिश। हाँ, तो एक्चुअली में हमारा इंटरनल डिजायर है, हम अपने आप को ऐसा दिखाना चाहते हैं दैट कि मैं अप टू द मार्क हूँ, राइट, आई कैन टॉक टू एनीवन इन इंग्लिश, सो आई एम डूइंग इट राइट नाउ। एग्जैक्टली। सर जैसे अभी हम बात कर रहे थे ड्रिंकिंग हैबिट की, और ये सब चीज़ें एक एडिक्शन में भी आ जाती हैं कि हम लोग अगर पीना शुरू करते हैं, कईयों को आदत होती है कि मेरे को पीना ही पीना है, या डिफरेंट टाइप के एडिक्शन, ड्रग्स की एडिक्शन हो जाती है, किसी को स्मोकिंग की एडिक्शन है, तो क्या इज दैट आल्सो ए मेंटल स्टेट? देखिए ये एडिक्शन, एनी काइंड ऑफ एडिक्शन इज अ मेंटल इलनेस ओनली, बट अगर हम यहाँ पे नशों की बात करें तो पहले तो आपको ये समझना है कि हमारे जो भी व्यूअर्स हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा कि नशे होते कौन से हैं। जैसे कि अगर मैं पंजाब की बात करूँ तो अफीम का नशा, हीरोइन का नशा, हीरोइन को यहाँ पे चिट्टे के नाम से बोला जाता है, या अगर आपने वो मूवी भी देखी हो दिलजीत दोसांझ की, शाहिद कपूर की, जो उसमें उड़ता पंजाब, तो अगर आप, काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो कि पंजाब से नहीं है या नॉर्थ इंडिया से नहीं है, तो मूवी देखने के बाद ना उनका फ़ोन आया, यार पंजाब में ये सब कुछ हमने मूवी देखी थी, वो बहुत ज़्यादा नहीं कुछ दिखाया हुआ, तो दे वर सरप्राइज टू नो माई रिस्पॉन्स। मैंने कहा जो तुमने मूवी में देखा है ना वो कंसिडर करो कि वो हाफ द रियलिटी है, जितना मूवी में दिखाया गया है पंजाब के गांव में उससे ज़्यादा है। ओवरडोज, हर गली नुक्कड़ पे आपको नशा मिल जाएगा। छोटे छोटे बच्चे, 14 साल के, 15 साल के, 16 साल के बच्चे, सब आपको नशे में लगे हुए दिखेंगे। ऐसे मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं कह रहा हूँ, वी एक्चुअली ट्रीट सच पेशेंट्स जो कि जुवेनाइल भी हैं, जो इतने छोटे हैं उनको ये भी नहीं पता कि मैं कर क्या रहा हूँ, बट वो कर रहे हैं। और वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी मीडिया, हमारी जो पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्री हो गई या हिंदी इंडस्ट्री हो गई, ये अब कोई भी गाना उठा लो पंजाबी, आपको क्या सुनाई देगा? गन्स, अफीम, चिट्टा, ये कॉमनली यूज हम करते हैं। तो अगर आप लोगों में पहुंचा ही ये रहे हो कि इट इज अ काइंड ऑफ अ बूस्ट, या अगर आप ऐसी चीजें कर रहे हो तो आपका एक ऑरा है, ठीक है ना, आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हो। आप, हो सकता है कि 30 साल का, 35 साल का या 25 साल का भी बंदा उन चीज़ों से इन्फ्लुएंस ना हो, उसको पता हो कि यार ये तो गलत चीज़ें हैं, ये नहीं करनी, बट व्हाट अबाउट यंगर जनरेशन? आप तो उसके लिए तो आप हीरो हो, जब मेरा हीरो ऐसा करेगा तो मैं क्यों नहीं करूँगा? और बड़े मजे की बात बताता हूँ आपको, तंबाकू की ऐड होती है, ठीक है ना, शिखर की ऐड हो गई, टोबैको की ऐड होगी, आप मुझे बताओ कौन ऐड करता है? टॉप हीरो कर रहे हैं, टॉप। कौन कौन नहीं कर रहा? अजय देवगन, अक्षय कुमार, ठीक है ना, और आई थिंक शाहरुख खान कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है वो सच में खाते हैं? वैसे नहीं, बट उनको देख के
सेल्स तो बढ़ रही हैं। बिल्कुल बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि जो रूरल हमारे लोग हैं दे गेट इन्फ्लुएंस, उनको नहीं पता, वो नहीं मानते। आप और मैं यहाँ पे बैठे हुए सोच रहे होंगे यार इन चीज़ों से थोड़ी ना कुछ होता है कि ये ऐसे ऐसे ही अगर ये खा रहे हैं तो मैं भी खाऊं। ऑब्वियसली वो थोड़ी ना खा रहे हैं, ये तो सिर्फ बेचने के लिए है। बट मैक्सिमम पॉपुलेशन, जनरल पॉपुलेशन ऐसा नहीं सोचती। वो सोचती है कि अच्छा ये तो शाहरुख खान भी खाता तो मैं भी खाऊंगा। सही बात है। और उसके बाद वो शाहरुख खान की तरह ड्रेसिंग भी करते हैं, स्टाइलिंग भी करते हैं। अगर आप कहीं पे कोई ऐसा अगर आपने शख्स देखा हो जो कि कुछ इस तरीके से गुटखा वुटखा या खाता हो, कहीं ना कहीं आपको उसमें वो वाली एक स्टाइल दिखेगा कि मेरा हीरो ऐसा करता है तो वो भी या तो बाल वैसे बनाएगा या उसको बोलने का स्टाइल वैसा होगा या ड्रेसिंग सेंस वैसी होगी। बिकॉज दे आइडलाइज, बिकॉज दे आर गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय दोज थिंग्स। अगर इन सब चीज़ों के पीछे कोई इम्पैक्ट ना होता तो वाई सो मेनी बिग कंपनीज वुड बी आफ्टर मेकिंग सच थिंग्स। ये एड पे बनाने पे इतना पैसा तभी जाता है क्योंकि इसके पीछे साइकोलॉजी है। लोगों का माइंड ऐसा चलता है। राइट। हम इन्फ्लुएंस कर रहे हैं लोगों को, ऑब्वियस है। और उसका नतीजा आपके सामने देखो कितना ज़्यादा यूज हो रहा है। हमारे हमारे ये पंजाब में अल्कोहल तो कॉमन है, अफीम भी कॉमन है। आपको हर दूसरा तीसरा बंदा कहीं ना कहीं दिख जाएगा जिसको ये होगा कि हाँ चल ठीक है, ये तो कॉमन सी बात है, कोई नहीं है, ये तो लाइफ स्टाइल है। पीपल विल टर्म इट एज अ लाइफ स्टाइल दैट कॉमन है, ये कोई इशू नहीं है। और कहीं ना हमने अपना कल्चर वैसा बनाया है। कैसे कल्चर बनाया है? आप अगर कोई घर में कोई परेशान है, ठीक है, या मैं पहले अल्कोहल के लिए बोलूँगा कि उसका थॉट प्रोसेस कैसा चलता है, फिर मैं अफीम पे भी आऊँगा। ठीक है। एक मेल है, एक टिपिकल मेल, अल्फा मेल और जो कि घर का मुखिया है, एंड ही इज टेकिंग ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ द फैमिली, ही इज ऑल द डिसीजन मेकर। राइट। सडनली ही इज सैड अबाउट समथिंग, ही इज वरिड अबाउट समथिंग। तो कॉमन सा नोशन क्या होगा? यार कुछ नहीं है, टेंशन हो गई है, इसको 2 पैग पिलाओ, ठीक हो जाएगा, नींद आएगी, रिलैक्स हो जाएगा। हमने कर दिया ना, राइट। कल्चर में ले आए ना। बिल्कुल। प्रॉब्लम क्या है? सैड कह लो या टेंशन में है, तो उसका सॉल्यूशन हमने क्या ढूंढा? दारू पिला दो। दारू पिला दो। आ गया कल्चर में, राइट। जस्टिफाइड हो गया। आज मैं कर रहा हूँ, आगे मेरे फिर बच्चे देखेंगे या उसके बच्चे देखेंगे, या मेरी सोसाइटी में मैं देख रहा हूँ कोई लोग कहते हैं कि यार ये तो इतना सीनियर पर्सन है, ये इतना समझदार है, तो ये पी रहा है तो अच्छा ही होगा कुछ ना कुछ। सही बात है। तो ऐसे हमने कल्चर में ले आए अल्कोहल को। और अल्कोहल हमारे पंजाब में तो बहुत कॉमन सी चीज़ है कि हाँ कोई बात नहीं, ये तो ठीक है, ये तो पार्टी है, लाइफस्टाइल है, सही बात है। नथिंग विल मैटर। राइट। अब अगर मैं अफीम की बात करूं, कभी किसी ने मेरे से ये क्वेश्चन पूछा था कि सर अफीम तो अच्छी होती है, उससे हार्ट अटैक नहीं होता। अगर किसी और को लकवा मार जाता है ना तो आप अफीम दे दो तो पैरालिसिस नहीं होगा। ठीक है, देखो अफीम हम उसको अगर मेडिकल उसमें बात करें तो उसको कहते हैं ओपियम। ओपियम, या ठीक है ना। ओपियम एक काला सा एक गम जैसा, गमी जैसा एक सेमी लिक्विड सा वो होता है पदार्थ, और उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं। दैट इज अ वेरी गुड पेन किलर। ठीक है, तो पहले जमाने में कोई दवाइयाँ थोड़ी ना होती थी, हमारी मेडिसिन इतनी एडवांस नहीं थी, हमारी जो साइंस है वो इतनी एडवांस नहीं थी। तो वॉरफेयर में या पुराने ज़माने में जब लोग को कोई प्रॉब्लम आती थी, टू हेल्प दैट पेशेंट फ्रॉम इंटेंस पेन, टांग कट गई है, वो दर्द से मर रहा है, दर्द हो रहा है, और दर्द की वजह से जो बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, हार्ट बीट बढ़ रहा है, कुछ भी हो रहा है, अगर आप उसको शांत नहीं करोगे तो और बहुत सारे बॉडी में डैमेजेस होंगे। ऑब्वियस है, वो उसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, बट एक बेसिक कंसेप्ट ये है कि अगर किसी को दर्द हो रहा है तो सिर्फ उस दर्द को खत्म करने के लिए आप उसको अफीम देते थे तब। अब उसके बाद क्या हुआ, इसका सेकंड स्टेप कहाँ आया कि लोगों के पास घर में अफीम कॉमनली रहने लग गई एज अ पेन किलर।
फिर उसके बाद क्या हुआ, लोग काम पे जाते थे, हार्ड वर्क था, फार्मिंग होती थी, सुबह से लेके शाम तक फार्म पे काम करना है, पेन हो रहा है, चल यार थोड़ी सी अफीम खा लेता हूँ, अच्छा रहेगा, रिलैक्स हो जाएगी बॉडी। राइट। पेन के लिए हमने एक चीज स्टार्ट करी वॉरफेयर से, उसका सेकंड स्टेप क्या आया, फार्मिंग में रूटीन यूज, उसके बाद वो क्या आया, फार्मिंग तो दूर रहेगी अब क्या है कि चाहे कुछ हो ना हो, ये खाओ और मस्त रहो। ठीक है ना, सही बात है। ये आ गया आपका इन्वॉल्वमेंट कि कैसे आप देखो, सीक्वेंस देखो कि कहां से कहां तक हमारे रूटीन यूज में कैसे आ गई। अब लोगों का ये तो कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया कि ओपियम अब आजकल जो यूज हो रहा है, इट इज जस्ट बीइंग यूज एज अ नशा, वो उसका मेडिसिनल इफेक्ट तो रिक्वायर्ड भी नहीं है और उसकी तरफ से कोई खा भी नहीं रहा। सही बात है। ठीक है ना। अब ओपियम हो गई बहुत महंगी, और अगर आपको खरीदनी है तो मतलब बहुत बड़ी क्वांटिटी में ही मिलेगी आपको, ऐसा नहीं मिलेगी, और वैसे भी इट इज इलीगल। उसका फिर एक फास्टर एक्शन के लिए एक नया कंपाउंड आया, हेरोइन। ओके। व्हाइट कलर का पाउडर होता है, आपने चिट्टे के नाम से बहुत कॉमनली सुना होगा। अब मार्केट में आ गया हेरोइन। हेरोइन कौन खा रहा है, जिसको अफीम से मजा नहीं आ रहा, अब वो कह रहा है यार अफीम खा के ना मुझे वो वाला सुरूर नहीं आ रहा, मुझे कुछ ऐसा चाहिए कि फटाफट मेरा दिमाग एकदम ऐसे टॉप पे चला जाए। तो मार्केट में एक नई चीज अवेलेबल है, हेरोइन। आप इसको खाओ, उसको लोग स्निफ करते हैं फॉइल पे लगा के। अगर आपने कभी देखा हो कि ये एल्यूमिनियम फॉइल बहुत जगह जगह पे आजकल दिखने लगे हैं, एल्यूमिनियम फॉइल पे उसको गर्म करके वो उसको नाक से चेज करते हैं, हम उसको चेजिंग कहते हैं इस प्रोसेस को। और दूसरा तरीका इंजेक्ट करना। ओके। लिक्विड बनाया, उसको सीधा वेन में लगा दिया। तो जो चीज अफीम शायद 4 घंटे में या 5 घंटे में करती थी, यहाँ पे आपको विद इन हाफ एन आवर या 40 मिनट्स हो रहा है। ओके। फास्टर एक्टिंग है। ठीक है। एक और बड़ी मजेदार चीज है, आप रूटीन 24 आवर्स वर्क कर रहे हो और आपको उसका रिवॉर्ड मिलता है। हम सब रिवॉर्ड के लिए काम करते हैं, हमारे को कुछ अगर कहीं पे बेनिफिट ना मिले हम उस चीज को नहीं करेंगे। राइट। तो जब हम 24 घंटे काम कर रहे हैं, हमारे को लेट से डेली वेज वर्कर की अगर मैं बात करूं, अगर वो रूटीन वर्क करता है तो उसको 800 रुपये मिलता है। राइट। ठीक है। एक डेली वेज वर्कर का मन जो होता है ना, कहता है यार कुछ ऐसा हो जाए कि जिससे मुझे यार ये एकदम से बहुत सारा पैसा अगर कहीं से मिल जाए तो मैं बड़ा खुश होऊंगा। कौन नहीं होगा, सब होंगे भाई, सबको चाहिए, ऑब्वियस है। तो जा रहा था गली में, लॉटरी वाला दिखा उसको, उसने लॉटरी खरीद ली, उसकी लॉटरी लग गई। जो बंदा 800 रुपये कमा रहा था, आज उसकी लॉटरी लगने पे उसको 80,000 रुपये मिल गए। आपको क्या लगता है वो अगले दिन क्या करेगा, काम पे जाएगा या लॉटरी खरीदेगा? वैसे लॉटरी खरीदेगा। यही होता है हमारे जितने भी नशे हैं ना उनके साथ। जो आप रूटीन की चीज़ों में करते हो, आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, आप अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, आप अपने काम कर रहे हो, आप कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हो, तो आपको पूरे दिन में उसका रिवॉर्ड, हार्ड अर्न रिवॉर्ड 800 रुपये मिल रहा है। सही बात है। यही अगर आप हीरोइन कर रहे हो या कोई भी नशा कर रहे हो, तो वो हाफ एन आवर के अंदर आपको 80,000 रुपये दिला रहा है। आप कहोगे यार क्या है यार ये सब चीज़ें, ये रूटीन चीज़ों में क्या रखा क्या है, खुशी तो होना है। उसके साथ मैं इतना खुश हो रहा हूँ, उसके साथ मुझे इतनी खुशी मिल रही है कि मैं सीधा आधे घंटे में मैं इतना आगे पहुंच गया हूँ। सही बात है। इस तरीके से नशा हमारे को जकड़ रहा है। आप रियलाइज भी नहीं करते, पेशेंट्स रियलाइज भी नहीं करते कि कब वो नशे के चुंगल में चले गए हैं। ऐसे नशा एक्ट करता है। दैट इज वेरी क्रिटिकल। सर एक सिचुएशन बनती है, जैसे कई बार लोगों, बच्चों को, बड़ों को दौरे पड़ते हैं, तो इज इट आल्सो द स्टेट ऑफ माइंड कि जहाँ पे कुछ होता है, या उसका क्या रीजन होता है? देखिए दौरे बेसिकली मिर्गी का दौरा हम जिसको कहते हैं, मिर्गी के दौरे। ठीक है। तो मिर्गी का दौरा इज अ न्यूरोलॉजिकल कंडीशन। ओके। ठीक है ना, जिसमें ब्रेन में कुछ ना कुछ डिसफंक्शनिंग है। हो सकता है वो कोई ब्रेन में कोई ब्लड क्लॉट की वजह से हो, या कोई ब्रेन में गांठ हो, या कोई भी कुछ अलग प्रॉब्लम हो। अगर आपने शायद
कोई नशे का सेवन किया उसके बाद हो गया, या आप गिर गए उसके बाद हो गया, या कई बार ऐसा होता है विदाउट एनी रीज़न, हमारे को कोई सर्टिफाइड रीज़न नहीं भी मिलता तो भी दौरा पड़ सकता है। तो उसमें होता क्या है कि आपका होश खो जाता है, आप बेहोश हो जाते हो, आपके मुंह में से झाग आती है, हाथ पांव आपके टाइट हो जाते हैं, हिलने लगते हैं। तो दैट इज़ अ काइंड ऑफ अ मतलब न्यूरोलॉजिकल कंडीशन। और एज की मैं बात करूं तो कोई भी एज पे वो किसी को भी हो सकता है, बच्चों से लेके बड़ों तक सब किसी को भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। और इसके साथ जो हमारा रिलेशन है एज अ साइकाइट्रिस्ट, अगर मैं बात करूं, एक होता है मिर्गी का दौरा, एक होता है मिर्गी के जैसे एक्ट करने वाला दौरा। ओके, ठीक है ना। मिर्गी का दौरा कभी भी किसी को भी पड़ सकता है। जो ये एक्टिंग आउट वाला दौरा है, ये एक लर्न्ड बिहेवियर है ह्यूमन माइंड का। मैं स्ट्रेस में हूँ, मेरी बात कोई नहीं सुन रहा, मेरे को कोई समझ नहीं रहा, और मुझे अटेंशन चाहिए लोगों की। ठीक है ना। अटेंशन नहीं कि मैं अटेंशन सीकर हूँ, पर मेरे पास और कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा। और मैंने ये देखा है, जब कोई बीमार हो जाता है तो उस पे लोग ध्यान देने लग जाते हैं, उसकी केयर करते हैं। मुझे केयर चाहिए, मुझे मिल नहीं रही है। या कई बार ऐसा भी होता है बच्चों के केस में, किसी चीज़ के बचने के लिए वो ऐसा करना स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं कहीं पे भी जब मुझे कोई कुछ ऐसा बोलेगा या मुझे कुछ ऐसा सिचुएशन फेवरेबल लगेगी, मेरे आसपास लोग हैं, दिस इज़ द राइट टाइम, तो मैं क्या करूँगा, मैं एकदम से बेहोश हो जाऊँगा। ठीक है, मैं अपनी आंखें बंद कर लूँगा, लोग मुझे उठा रहे हैं, मैं बात नहीं करूँगा, मैं बोलूँगा ही नहीं। उसके बाद मैं ऐसे एक्ट करूँगा कि क्या हुआ, मैं तो भूल गया सब कुछ, मुझे कुछ याद ही नहीं है। बट ये दौरा मिर्गी का दौरा नहीं है, ये मेंटल इलनेस है। आपको अगर हमने थोड़ी देर पहले कुछ एक डिसोसिएटिव डिसऑर्डर की बात करी थी, राइट, ये इस तरीके के दौरे उस चीज का एक पार्ट है। ठीक है ना। और इनका इलाज ज़्यादातर जो लोग कराते हैं वही कि बाबा के पास ले चलो। ठीक है। कई एक्सट्रीम चले जाते हैं, वो हाथ पे मोमबत्तियां लगाते हैं, वो कहते हैं कि ये ऊपरी है, ये इसमें ना माता आ गई है इसलिए ये ऐसा कर रहा है। और इसको निकालने के लिए ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। राइट, बहुत बहुत पैसा इसमें लोग गवा देते हैं, हज़ारों रुपए, लाखों रुपए लोग इसमें गवा देते हैं कि यार ये ऐसा इसको हो रहा है। किसी ने बोल दिया कि जी इस पीर दरगाह पे चले जाओ, वहाँ चले गए, उन्होंने कुछ जतन बताए, उसके बाद वहाँ से कुछ देर के लिए ठीक रहा, फिर हो गया। क्योंकि एक्चुअली में ये इलनेस नहीं है, एक दौरा नहीं है, ये तो है आपका एक हेल्प सीकिंग बिहेवियर कि मैं ठीक नहीं महसूस कर रहा हूँ, मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रही है, मेरे को कुछ करो, अटेंशन दो। अब अटेंशन मिली भी, लोग कह रहे हैं कि हाँ ठीक है यार, इसके आसपास रहो, इसको ज़्यादा स्ट्रेस मत दो, इसके लिए इसके साथ बातें करो, अच्छी अच्छी बातें करो, इसको घुमाने ले जाओ, एक सिंपैथी मिल गई है, सब चीज़ें हो गई। बट आप दूसरे एंगल से अगर सोचो, जो ये कर रहा है या जिसके साथ, मैं ये नहीं कहूँगा कर रहा है, कहीं ना कहीं ये सबकॉन्शियस पार्ट है ब्रेन का जो ऐसी चीज़ें हमें करवाता है। तो ब्रेन ये भी देख रहा है ना कि हाँ अब जो मैं चाहिए था मुझे सब मिल रहा है, तो वो अनकॉन्शियसली बिहेवियर भी कंटिन्यूड ही रहता है। कुछ देर के लिए बंद होगा, जहाँ पे चीज़ें दोबारा से खराब होने लगी, वहाँ पे वैसा दोबारा हो जाएगा। इस तरीके से चीज़ें भी होती हैं। ओके, तो सर एक कहीं पे मैंने काफ़ी टाइम पहले एक सीरियल आता था, DD1 पे शायद था या कहाँ पे, जहाँ पे साइंटिफिकली के होनी अनहोनी शायद नाम से था। हाँ, होनी अनहोनी, हाँ, होनी अनहोनी, मैंने तो उसमें एक केस था, अभी मेरे को माइंड में रिकॉल किया मैंने। तो उसमें एक केस था कि एक इंसान के हाथ में बॉडी बर्न हो जाती है, मतलब अलग अलग पार्ट्स पे, लेकिन अब वो ये मानते हैं कि भूत प्रेत है या कुछ ऐसा है। एक्चुअली इट वाज द स्टेट ऑफ माइंड, कि कुछ ऐसा हुआ, माइंड ने उसको ऐसा किया कि वो बॉडी जलने लगी है, या सबकॉन्शियस माइंड ने कुछ सिचुएशन माइंड में ऐसे क्रिएट किए, तो ऐसा जब जलता है तब ऐसा होता है, तब ये हो रहा है। तो इज इट रियली ट्रू? ब्रेन में बहुत मज़ेदार चीज़ है। अगर आप अपने ब्रेन में ये इंटेंसली मान लो
कि ऐसा हो रहा है, तो आप वैसी सेंसेशंस भी फील करोगे। इज इट ऑल अबाउट द सेंसेशन या रियलिटी में वो इफेक्ट्स भी आ जाएंगे? जैसे हमने थोड़ी देर पहले हमने एक जिक्र किया था, आपने बोला था कि हम अक्सर देखते हैं कि लोगों को लूज मोशन स्टार्ट हो जाता है। तो लूज मोशन एक्चुअली में हो रहा है ना, वो हमारे बॉडी से एक्चुअली में कुछ निकला है, राइट। जिसके लिए ये सेंसेशंस हैं, उसकी सेंसेशंस फेक नहीं है। बट अगर हम बोलें कि एक्चुअली में उसके हाथ जल रहे हैं, जल नहीं रहे हैं, वो सेंसेशंस वैसे उस तरीके की उसको फील हो रही हैं, एक्चुअल में नहीं जल रहा है। ब्रेन ने उसको मजबूर किया है वैसा सेंसेशंस फील करने के लिए। एक और केस था ऐसे ही, कोई पीएलआर का केस था किसी का बहुत पुराना। तो स्टडी देख रहे थे, उसमें केस स्टडी था वो, मैं आई वाज जस्ट रिव्यूइंग फॉर सम पॉडकास्ट स्टडी। तो उसमें बताया कि किसी लेडी को कोई सिचुएशन थी कि किसी पास्ट लाइफ के अंदर, तो सबकॉन्शियस माइंड ने उसको रिकॉल किया सिचुएशन को, और उस लाइफ में उस लेडी के साथ क्या हुआ था कि बैड बग्स के कारण पूरी बॉडी पे निशान बन गए थे। और अब जब उसने इसको रिकॉल किया, हम उस पर नहीं जाते कि वो सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, वो सिचुएशन की बात कर रहे हैं। तो रिकॉल किया इस लाइफ में, तब उसकी बॉडी पे वो निशान फिर बन गए। देखिए, ऐसी चीज़ें ना थोड़ा सा अभी अनरिसर्च्ड है। मैं ना तो इनको पूरा ही गलत बोलना चाहूँगा, और ना ही मैं इसको बोलूँगा कि ऐसा एक्चुअली में फैक्ट है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक तरीके का अभी बहुत ही अनरिसर्च्ड, या उस पर कमेंट करना या कुछ भी बहुत ज़्यादा दावे से कहना डिबेटेबल है। बट अगर मैं करंट जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, अगर मैं उसकी बात करूं, आपने कहीं पे भी कुछ भी सुना, कुछ भी महसूस किया, उसको आपके दिमाग ने आपने ना फीड कर लिया है। जैसे कई बार ऐसा नहीं होता कि हम सिचुएशन में बैठे होते हैं और हमें एकदम से लगता है यार ये कभी पहले भी ऐसा हुआ है। हाँ, डेजा वू कह सकते हैं। डेजा वू। तो वो क्या है? कभी आपने उसको, आपको याद नहीं कभी वो हुआ, वो सेम बंदे से आप कभी मिले नहीं, बट आप जब बातें कर रहे हो तो आपको ऐसा लगता है यार ये कभी हुआ है, सेम सिचुएशन में हमने ऐसी की है। तो क्या आप उसको पास्ट लाइफ रिग्रेशन या पुराने साल पुराने जन्म की बातें कहोगे? वो कहीं ना कहीं हम किसी चीज से कोरिलेट कर रहे हैं जो हमारे दिमाग ने कहीं से पकड़ी और वो फीड कर ली। आज उससे सिमिलर सिचुएशन हमारे को देखने में मिली, तो हमारा ब्रेन कहता है कि अच्छा हाँ ये तो है, ऐसा ही है। जो वो दाने बनने वाली बात है, मैं नई दावे के साथ कह सकता कि वो उस टाइम पे उस पे शरीर पे क्यों आए या क्या उसका रीजन रहा। बट अगर हम उसके जिस्ट की बात करें, समझने वाली बातें करें, तो कई चीजें ऐसे कोरिलेट होती हैं हमारी लाइफ में। पहले कभी हुआ, हमने किसी से सुना, या हमने कहीं किसी और के साथ देखा, आज हमारे साथ हो रही है, तो हमें लग रहा है कि अच्छा हाँ ये तो था यार, मेरे को ऐसी चीजें याद आ रही हैं, मेरे को महसूस हो रही हैं, तो मतलब शायद ये मेरे पास्ट लाइफ का है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है कि जो भी डेटा मिल रहा है सारा अपने अंदर स्टोर कर रहा है, राइट? और जो हमारा लॉजिकल माइंड है वो क्या करता है, जब जहाँ जो चीज़ चाहिए वो अपने सबकॉन्शियस माइंड से निकालता है और वो हमें दे देता है। जस्ट लाइक कि कोई मेमोरी, यार पिछले साल हम वहाँ गए थे, अब हमें एक इंसिडेंट मिल गया, बुक मार्क मिल गया, हाँ गए थे हम, हमारे सबकॉन्शियस माइंड से वो मेमोरी निकलेगी और हमारे को रिकॉल करवाएंगे कि हाँ वहाँ गए थे, हमने ये 10 काम किए। तो यू मीन टू से कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड ऐसे ही कहीं देख रहा है, कहीं सुन रहा है, सब कुछ कर रहा है विदाउट नोइंग अस, लेटिंग अस नो एक्टिवली कि भी हाँ हम ये सब चीज़ें सेव कर रहे हैं, हमारी आंखें कुछ देख रही हैं, 1000 चीज़ें सेव हो रही हैं। आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, बिल्कुल यही होता है। और इसका अगर मैं एग्जांपल बताऊं, हम हर बंदा अपनी लाइफ के साथ इसको कोरिलेट करेगा। हम रोज ट्रैवल करते हैं, आजकल हमारा कॉम्यूट जो है कम से कम 30 मिनट 40 मिनट का रहता है। ऑब्वियसली जनरली हम उस बीच में क्या करते हैं, गाने सुनते हैं या कोई फ़ोन कॉल कर लिया, ताकि हम उस चीज़ को यूटिलाइज करें, उस टाइम को यूटिलाइज करें। राइट। तो आप पूरी तरीके से डेडिकेटेड हो ड्राइविंग पे, बट आप बात भी कर रहे हो, आपको रास्ता भी याद है। क्या आप सारे रास्ते में हर चीज़ जो आप देख रहे हो आपको याद रहती है? नहीं। बट आपको ये याद रहेगा कि इस बिल्डिंग से यहाँ से मुझे ये मुड़ना है। विदाउट एनी कॉन्शियस थॉट आपका रिफ्लेक्स उधर चला जाएगा। ऑब्वियस है।
जस्ट लाइक एग्जांपल देता हूँ, सॉरी टू डिस्टर्ब यू। अभी क्या हुआ कि हमारे घर के एक टैप खराब थी, तो मुझे आदत थी कि मैंने वाइफ को और मुझे, हम दोनों को आदत थी वो टैप को थोड़ा सा खोल रहे थे हम, कि वो खोलने से पानी रुक जाता था उसमें लीक होना। अब हमने वो टैप ठीक करा ली है। अब वो मेरी ये आदत है, इवन मैं अपने ऑफिस में वही काम करता हूँ, जब भी मैं हैंड वॉश करता हूँ टैप आधी खोल के बंद करके फिर खोलता हूँ थोड़ी सी, और एक मेरे को आदत पड़ गई है, 3-4 महीने हो गए हमें ये। क्योंकि आपके दिमाग ने उसको सबकॉन्शियसली स्टोर कर लिया है और आपका रिफ्लेक्स उस तरीके से चल रहा है। एग्जैक्टली। तो जहाँ पे जो सिचुएशन में दिमाग को लगेगा कि यहाँ पे ये चीज़ याद रखने वाली है, दिमाग उसको याद रखेगा, बाकी चीज़ें स्क्रीन आउट कर देगा, जैसा कि आपने कहा। So do you have any kind of like a strategy or a way कि we can save the things in our subconscious mind directly? Because what my understanding is कि our logical mind process the information if it is meaningful or not meaningful, and then it saves into our brain, subconscious mind, and whenever we need it, that information, it brings out the information and share it with us. Okay, so अभी क्या है कि हमारा जो subconscious mind है, it just save the information, doesn't matter if it is logical, illogical, right, wrong, क्या है नहीं है, क्योंकि जो हमारे रिफ्लेक्सेस होते हैं, आई गेस दैट इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। हम कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसे मैं काफ़ी साल मार्शल आर्ट प्रैक्टिस की, देन अब कभी कोई चीज़ आती है तो एकदम हाथ ऐसे ही होता है, अब कोई एक आंखें बंद होने वाली है, ऐसे एकदम कुछ आएगा तो आंखें बंद हो जाएंगी। तो ये चीज़ें, तो ऐसा कोई प्रोसेस होता है, जैसे कहा जाता है कि सुबह, जैसे आप सुबह उठते हो, then you can save the information in your subconscious mind, या जब सोने वाले होते हो। ऐसा मैं पर्टिकुलरली तो नहीं कहूँगा, बट हाँ, अगर आप किसी चीज़ को जब हम सबकॉन्शियस की बात कर रहे हैं ना, तो एक्चुअली वो मेरे नोन सेंस में नहीं है। अगर मैं कोई चीज़ याद रखना चाहता हूँ तो वो ऑब्वियसली मेरे नोन सेंस में आ गई, मेरे कॉन्शियस एफर्ट है, ठीक है ना। तो सबकॉन्शियस तो है ही ये कि जो कि बिना देखे, बिना कोई एफर्ट के मेरे दिमाग में फीड हो रही हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे दिमाग में बेबुनियाद बातें ना घुसे, तो आपको कंसंट्रेशन, कॉन्शियसनेस आपको अपने रियल वर्ल्ड में ज़्यादा लगाना है। आपको, जिसको कहते हैं ना कि माइंडफुलनेस, आजकल मतलब हमारे लिए तो ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, बीइंग अ साइकियाट्रिस्ट वी बीन यूजिंग दैट, बट माइंडफुलनेस आजकल बहुत लोग इसके बारे में बात करते हैं। तो व्हाट इज़ माइंडफुलनेस? माइंडफुलनेस इज दिस ओनली, कि अगर आप चाहते हो कि आपके दिमाग में बेबुनियाद इधर उधर की चीज़ें ना जाएं, आप बेबुनियाद चीज़ें अपने ना सोचो, या सबकॉन्शियस माइंड को आप खाली रखो, आप पॉजिटिव चीज़ों के बारे में ही फोकस करो, पॉजिटिव चीज़ें ही सोचो, तो आप जहाँ बैठे हो उस सराउंडिंग्स में क्या है उस पर ध्यान दो, उस पर कॉन्शियसली ध्यान दो। कि जैसे हम यहाँ बैठे हैं, अच्छा ये माइक है, ये माइक कौन सी कंपनी का है, क्या है इसका टेक्सचर, कैसा है, ये है। आई एम फोर्सिंग माई माइंड टू फोकस ऑन दीज थिंग्स, ताकि इधर उधर की अनवांटेड चीज़ें मेरे सबकॉन्शियस माइंड में ना जाए। मेरा कॉन्शियस एफर्ट रहे कि मैं चीज़ें नोटिस करूं और मैं देखूं कि मेरे आसपास क्या है। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ माइंडफुलनेस। तो सर, जैसे हमारी डिफरेंट बीमारियों के बारे में हमने बात की, मेंटल स्टेजेस के बारे में बात की है, एंग्जाइटी है, पैनिक अटैक है, बाइपोलर हो गया, डिल्यूजनल, सो इन सब का ट्रीटमेंट कैसे होता है? देखिए, ट्रीटमेंट अप्रोचेस बहुत डिफरेंट रहती हैं सारी बीमारियों के लिए। तो और फर्स्ट एम फॉर एनी काइंड ऑफ मेंटल इलनेसेस कि आप पेशेंट के साथ पहले तो उसके साथ एक अच्छा रिलेशन बनाओ, सो दैट पेशेंट इज एबल टू ओपनली कम्युनिकेट विद यू, ठीक है ना। अगर मैंने पेशेंट से बात की, मैंने देखा ये चीज़ें हैं, हम पहले 5 मिनट में देख लेते हैं। जैसे ही फ्रॉम द मोमेंट patient is entering into our hospital, by the time he is entered in our chamber और वो बात करना स्टार्ट करता है ना, हम 50 से 70% एक चीज़ नोट कर लेते हैं कि हाँ यार, शायद इसको ना ये वाली बीमारियाँ होंगी, ये इसका जो पैटर्न है ये इस तरीके से बिहेव कर रहा है, तो शायद ये वाला होगा। बट टू मेक द पेशेंट कंफर्टेबल और टू मेक द पेशेंट कंप्लाई विद द ट्रीटमेंट, मैंने तो बना लिया और मैंने ट्रीटमेंट भी सही दे दिया, पर पेशेंट लेने को तैयार नहीं, तो आप कैसे इलाज करोगे? ऑब्वियस है। जब तक पेशेंट का डॉक्टर्स के साथ एक हार्मोनियस रिलेशनशिप नहीं बनेगा,
जहाँ पे उसको ये नहीं फील होएगा कि मैं इसके पास जा रहा हूँ और मेरी बात सुनी गई है और मैं जो भी सब कुछ बोलना चाहता था मैंने बोला और इसने सुना, तब तक वो ये मानेगा कि आपको तो पता ही कुछ नहीं है, आपने मेरी बात ही नहीं सुनी, आपको कैसे समझ में आएगा कि मुझे क्या चाहिए क्या नहीं है, हाँ। मेरी क्या दिक्कत है। तो पेशेंट को सुनना एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है टू मेक द पेशेंट कंफर्टेबल एंड सेटिस्फाई कि हाँ वी नो व्हाट यू आर गोइंग थ्रू एंड वी आर अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम एंड अकॉर्डिंगली वी आर गिविंग द ट्रीटमेंट। कई बार हमारे पास पेशेंट आते हैं तो दे आर रिलक्टेंट, ठीक है, उनको फोर्सफुल, जैसे हम जिन पेशेंट्स की बात कर रहे थे जिसको हमने पागलपन का बोला था कि पागल होते हैं, उनको ऐसी हरकतें करने लगते हैं, तो ज़्यादातर वैसे पेशेंट्स को कन्विंस करना फॉर द ट्रीटमेंट इज टोटली अ टफ जॉब। ओके। क्योंकि जब मैं मान रहा हूँ कि हाँ मेरे सामने वाला बंदा जो है वो गलत है और मुझे जानबूझ के ऐसी चीज़ों में डालना चाह रहा है, तो मैं ट्रीटमेंट क्यों लूँगा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ। ऐसे पेशेंट्स को कन्विंस करने के लिए कई बार हमारे को अलग अलग तरीके की बातें बनानी पड़ती हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो 100% जस्टिफाइड है, बट हर पेशेंट के लिए ट्रीटमेंट एक टेलर बेस्ड है। जैसे आपकी शर्ट मुझे नहीं आएगी, मेरी कुछ भी चीज़ें आपको नहीं आएंगी, हर पेशेंट का ट्रीटमेंट जो है, ट्रीटमेंट अप्रोच डिफरेंट होती है, हर इलनेसेस के लिए ट्रीटमेंट अप्रोच डिफरेंट है। हर पेशेंट का जो ट्रीटमेंट है वो उसके लिए स्पेसिफिक है और इसमें मल्टीपल स्टेप्स हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम पेशेंट के साथ कंप्लायंस बनाना, उसको समझाना, उसके फैमिली मेम्बर्स को बताना कि हम किस चीज़ से डील कर रहे हैं और इसका प्रोग्नोसिस क्या है, कितनी देर तक ट्रीटमेंट चलेगा, आपको क्या करना है क्या नहीं करना, फैमिली सपोर्ट बनाना, ठीक है ना। कई बार कुछ फैमिली मेम्बर्स होते हैं दे स्टार्ट गिविंग एक्स्ट्रा केयर टू द पेशेंट, ठीक है ना। वो कई चीज़ों में ठीक है, कई इलनेसेस के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बट हर जगह पे नहीं। ज़रूरत से ज़्यादा उसको पैम्पर करना, हम वो चीज़ें सब कुछ बोलते हैं कि ऐसा नहीं करना। पैम्परिंग से आप अभी के लिए तो शायद उसको बेटर कर दोगे, बट वो उस चीज़ के लिए कंटिन्यूस रिक्वायरमेंट उसकी बन जाएगी। एक चीज से निकलेंगे दूसरे में फंस जाएंगे। आप नॉर्मल रखो, जो आपके बिहेवियर में गलत था उसको ठीक करो, जो ज़रूरी है उसको मेंटेन करो और जो ज़रूरी नहीं है उसको मत करो। जैसे इसमें काफ़ी बार पेशेंट्स आते हैं क्योंकि हम माइंड से डील कर रहे हैं, तो अगर मैं माइंड की बात करूँ ना तो ये हमारे कंप्यूटर की तरह है। हाँ, कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर होता है, एक हार्डवेयर होता है। हम सॉफ्टवेयर से डील करते हैं, हम कंप्यूटर किस तरीके से बिहेव करेगा हम उस चीज़ से डील करते हैं। कंप्यूटर का हार्डवेयर खराब हुआ, कोई पार्ट खराब हो गया, वो न्यूरोलॉजिस्ट का पार्ट है, न्यूरोलॉजिस्ट का, ठीक है ना। कहीं पे ब्लॉकेज आ गया, कहीं पे कोई डस्ट हो गई, कुछ भी हुआ, दैट इज अ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम दैट न्यूरोलॉजिस्ट विल डील विद इट, ठीक है ना। ही इज, ऐसा नहीं कि हम नहीं कर सकते, बट ही इज मोर एक्सपर्टीज इन हिज these things. ओके। We are here dealing with the software process. किस तरीके से पेशेंट बिहेव कर रहा है, दैट इज आवर थिंग, राइट। तो होता क्या है, फैमिली मेम्बर्स कहते हैं कि आप इसका आपने कुछ टेस्ट तो कराया नहीं, आपको कैसे पता लगेगा कि हाँ इसको यही है, आप टेस्ट कराओ। हमारे उसमें ना मोर ऑफ द थिंग्स आर डिपेंडेंट अपॉन द हिस्ट्री एंड क्लिनिकल एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट। उस टाइम पे वो क्या बोल रहा है, क्या बिहेव कर रहा है, उस पे राइट। अगर हम कोई टेस्ट कराते हैं या अगर हमें कहीं पे रिक्वायरमेंट लगती है, इट इज जस्ट एंड जस्ट टू रूल आउट द थिंग्स। हमें कहीं पे डाउट है या हम ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, कुछ चीज़ मिस ना कर दें, इसलिए हम कुछ चीज़ों को कराते हैं। जैसे MRI हो गया या कोई यूरिन टेस्ट हो गया, कोई ब्लड टेस्ट हो गया, कि कहीं कोई ऐसा तो नहीं कुछ चीज़ और है और उसको हम मिमिक कर रहे हैं इससे, तो इट इज़ मोर ऑफ अ रूलिंग आउट। ओके। या अगर मुझे कोई मेडिसिन स्टार्ट करनी है, आई वांट टू मेक श्योर दैट दिस पेशेंट इज सूटेबल फॉर द मेडिसिन और नॉट, इसलिए हम टेस्टिंग करवाते हैं। अगर मुझे चेक करना है कि पेशेंट कोई एडिक्शन का है और मुझे ये एस्टैब्लिश करना है कि मैंने तो पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया, उसके साथ वो पेशेंट कहीं ड्रग्स तो नहीं कर रहा था, तो मैं टेस्ट कराऊंगा, राइट। अदरवाइज हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये चीज़ें भी पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट है, वेयर यू मेक द पेशेंट एंड द फैमिली मेम्बर्स अंडरस्टैंड कि व्हाट इज इम्पॉर्टेंट एंड व्हाट इज नॉट इम्पॉर्टेंट।
देन कम्स द नेक्स्ट पार्ट जहाँ पे थेरेपी सेशंस और फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट आता है। कौन सा पेशेंट को कौन सा ड्रग देना है, कौन सा नहीं देना। अगर पेशेंट का खाना पीना उठना बैठना सोना खराब है तो मेरा चॉइस ऑफ ड्रग उस तरीके से रहेगा। अगर ये चीज़ें ठीक हैं और पेशेंट वर्किंग है, पेशेंट ऐसे काम में है जहाँ पे उसको ट्रैवलिंग करना है या जहाँ पे उसको नाइट ड्यूटीज़ करनी है, तो मेरा चॉइस ऑफ ड्रग थोड़ा डिफरेंट रहेगा। अच्छा, अब इसके साथ हमारी बहुत सारी क्वेरीज आती हैं। तो मेनी ऑफ द पेशेंट्स या फैमिली मेम्बर्स भी दे आर वेरी मच रिलक्टेंट टू स्टार्ट एनी काइंड ऑफ ट्रीटमेंट, पर्टिकुलरली मेडिसिन की अगर मैं बात करूँ कि मेरे को मेडिसिन नहीं खानी भाई, अगर मैं मेडिसिन खाऊंगा तो मुझे इसकी आदत पड़ जाएगी। आदत नहीं डालनी, मेडिसिन के बड़े साइड इफेक्ट होते हैं, नहीं खानी चाहिए। मैं मानता हूं कि हर चीज का एक साइड इफेक्ट जरूर होता है, बट वो दैट इज आइडेंटिफाइड साइड इफेक्ट। वी नो कौन सी मेडिसिन मैं दे रहा हूं और इसका क्या साइड इफेक्ट आएगा और कब आएगा और मुझे कब चेक करना है इसके लिए। और वो साइड इफेक्ट अगर ट्रीटेबल है तो उसके साथ ही हम उस ट्रीटमेंट को भी स्टार्ट कर देते हैं। अगर उसके लिए उस साइड इफेक्ट को कंट्रोल करने के लिए कुछ मुझे पेशेंट को बिहेवियर चेंजेस बताने हैं तो भी हम बता देते हैं। बट अगर आप ये मान के चलो कि ये साइड इफेक्ट आएगा, मुझे नहीं खाना, तो वो बीमारी बढ़ते बढ़ते आपके बॉडी में क्या क्या चेंजेस आएंगे दैट इज टोटली क्लूलेस। और वो जस्टिफाइड है, वो आना ही आना है। अभी तो आप जो शायद एक छोटी सी डोज पे ठीक हो जाओगे, जब वो बीमारी बढ़ेगी तो वो डोज काम नहीं करेगी आपको। यू विल बी रिक्वायरिंग हायर डोज, यू विल बी हैविंग अ लॉट ऑफ अदर इश्यूज लाइक स्ट्रेस के कारण। कॉमनेस्ट कॉज ऑफ डायबिटीज स्ट्रेस है, हाइपरटेंशन स्ट्रेस है। अगर आपको कोई इम्यून रिस्पॉन्स है, आपको बार बार कोई एलर्जी हो रही है या कुछ भी आपकी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं या मसल स्टिफनेस बहुत हो रही है, आपका स्ट्रेस एक बिगेस्ट कॉज है। तो हमारी लाइफस्टाइल इलनेसेस जो है ना, जिनको हम कहते हैं कि ये शुगर हो गया या बीपी हो गया, उनका मेजर कॉज ही आजकल स्ट्रेस है। इसीलिए आपने आजकल देखा होगा बहुत सारे यंग एडल्ट्स जो हैं अपने 30s में, अपने 20s में, अर्ली लेट 20s में, उनको ऐसी प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही हैं। राइट सर, ये तो एक अलग चीज़ होगी, चलो ट्रीटमेंट करना है। मेरा क्वेश्चन है कि आप 8-10 घंटे 12 घंटे ये सब चीज़ें करते हो, तो हाउ यू ऑन और ऑफ योर मोड? क्योंकि बीइंग ए साइकेट्रिस्ट हमेशा सभी लोग तो ये सोचेंगे यार ये तो मेरे को जज कर रहा कुछ है, ये क्या कर रहा है, ये बंदा का बिहेवियर कैसा है। ये आपने बड़ा ही एक ना अच्छा चीज़ पूछा है। हालांकि बीइंग ए साइकियाट्रिस्ट हम करते नहीं है ऐसा, क्योंकि अगर हमें सेन रहना है ना, अगर मुझे ठीक रहना है तो मुझे अपनी साइकियाट्री अपने घर, अपने हॉस्पिटल में छोड़ के आनी पड़ेगी। बट ऐसा भी होता है कि हम अगर सोसाइटी में कहीं पे बैठे हैं तो मैं हर किसी का बिहेवियर नहीं नोटिस करूंगा, मैं हर बिहेवियर को नोटिस नहीं करूंगा। बट जहाँ पे ग्रॉसली एबनॉर्मल मुझे लग रहा है कि यार इसको तो प्रॉब्लम है, आई विल कीप दैट इन माइंड। और मैं तब तक उन चीज़ों को नहीं बताऊंगा जब तक मुझे लगेगा कि हाँ दिस इज गोइंग टू बी अ सीरियस प्रॉब्लम, नाउ आई शुड टेल। जैसे कुछ मेरे जानकार थे, तो आई वॉज मतलब मीटिंग देम ऑन एंड ऑफ, कभी महीने 2 महीने में एक बार मिल लिया, कुछ है। तो उनका एक पैटर्न मुझे पता है कि थोड़े से ना एंग्शियस हो जाते हैं। और आई ऑल्सो न्यू दैट अभी कुछ टाइम से इनको प्रॉब्लम चल रहा है। तो जब मुझे किसी ने जिक्र किया तो देन आई सेड कि येस ही इज हैविंग सम सिम्टम्स एंड he should be taking treatment. That was conveyed and he started treatment, he became better. That is good. जबरदस्ती का किसी पे illness थोपना भी एक ब्लंडर है. We try to avoid this in our practice because कई बार क्या होता है ना, पेशेंट नहीं रेडी होता, आप उसको जबरदस्ती बोलो कि नहीं तेरे को प्रॉब्लम है, वो आएगा नहीं और उस चीज के लिए कुछ भी नहीं करेगा, बल्कि उस चीज से दूर भागेगा. Realizing that I have some problem and this is requiring treatment is very important. चाहे वो काम कोई फैमिली मेंबर करे या देर सवेर पेशेंट को खुद रियलाइज हो या
किसी और स्पेशलिस्ट के पास गया, वो फिजिशियन के पास गया या कार्डियोलॉजिस्ट के पास गया, उनकी सलाह के बाद हमारे पास आया, इट गिव्स मच मोर बेटर प्रोग्नोसिस फॉर द ट्रीटमेंट रादर देन कि मैं ज़बरदस्ती किसी को भी बोलूँ, अरे मैं यहाँ पे बैठा था, अच्छा तुझे वहाँ पे मैंने देखा, तेरे को भैया प्रॉब्लम है, तू आ जा। ना तो वो एज अ सोशली मेरे लिए अच्छा है और ना ही सामने पेशेंट के लिए। Right. और वैसे भी एक जैसे ना ये चीज़ें बहुत ना सेंसिटिव है हमारी सोसाइटी के लिए और पेशेंट के लिए भी। अगर मैं किसी के भी सामने या किसी के लिए भी ऐसा एक सोसाइटी में बोलूं या एक इवेंट में बोलूं, तो मे बी शायद वो पेशेंट का बेनिफिट नहीं होगा बल्कि उसका ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। पीपल विल स्टार्ट जजिंग कि अच्छा यार ये साइकियाट्रिस्ट है, इसने अगर देखा है कुछ ना कुछ तो होगा, आई शुड नॉट बी डूइंग दैट। राइट, एब्सोल्युटली। पर कहीं ना कहीं जब हमारा इंट्रोडक्शन कहीं पे दिया जाता है, अगर मैं कहीं पे बैठा हूँ और एक बड़ी मज़ेदार सी इंसिडेंट था, तो मैं किसी फैमिली इवेंट में किसी से मिला एंड द गाय इंट्रोड्यूस्ड हिज वाइफ टू मी कि अच्छा ये डॉक्टर विनय है, ही इज़ अ साइकियाट्रिस्ट। रिस्पॉन्स वाज, मुझे क्यों बता रहा हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है अभी। तो ये अक्सर कुछ चीज़ें हमारे को देखने को मिलती है। राइट। तो आपका जवाब बिल्कुल, मतलब जो आपने पूछा ऐसा होता है, कुछ हद तक ऐसी चीज़ें हैं। ओके, तो सर एक चीज़ और बताइए मुझे, बीइंग ए साइकियाट्रिस्ट किस टाइप के चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं? क्योंकि यू माइट बी फीलिंग सम टाइम लो आल्सो, बट आपके पेशेंट को आपकी रिक्वायरमेंट है, तो एट दैट टाइम यू हैव टू कीप दैट एनर्जी लेवल, दैट अंडरस्टैंडिंग एट द प्लेस। क्योंकि वहाँ पे, क्योंकि और नॉर्मली किसी डॉक्टर ने क्या देखा, अच्छा जीभ निकालो, आंख देखो, ये करो, कर दिया। यहाँ पे तो आपको उसको मेंटल सिचुएशन को समझना पड़ेगा ना, और जबकि आप खुद ही स्ट्रेस में हो किसी रीजन से। देखिए कुछ टाइम के लिए आफ्टर ऑल हम भी ह्यूमन बींग्स हैं, कहीं ना कहीं चीज़ें हमें भी इम्पैक्ट करती हैं। पर मेरा जो पर्टिकुलरली, मैं अपनी अगर बात करूं, अगर मेरा कुछ ऐसा स्टेट है तो मैं कोशिश करता हूं कि पहले अपने आप को नॉर्मलाइज करने के लिए मैं 5-10 मिनट, जैसे सबको मैं एडवाइस करता हूं, मैं खुद भी करता हूं, कोई चीज़ मेरी कोई वर्किंग से रिलेटेड है या मेरी हेल्थ से रिलेटेड है, तो आई टॉक टू माई फ्रेंड्स। ठीक है ना, फ्रेंड से बात करता हूँ, कुछ मुझे उनकी बातें सुन के अच्छा लगता है, कोई वो मुझे सलाह देते हैं, आई ट्राई टू क्लियर ऑफ माई माइंड। अगर मुझे पता है कि मैं ठीक नहीं हूँ तो आई ट्राई कि हाँ पहले 15-20 मिनट में अपने आप को फ्रेश करूँ, थोड़ा वॉक करता हूँ, थोड़ा बहुत इधर उधर कुछ अपने लिए चेंज किया, कुछ पॉजिटिविटी के लिए कुछ स्पिरिचुअल चीज़ें सुनी या कुछ रिलीजियस एक्टिविटी करी। हर बंदे का अपना अपना है। तो दिस इज़ माई थिंग कि बैठने से पहले आप एक न्यूट्रल स्टेट ऑफ माइंड में होना चाहिए टू अंडरस्टैंड द पेशेंट्स सिनेरियो। तो दिस इज हाउ आई डू, ठीक है ना। एंड अगर चीज़ें कई बार किसी प्रोफेशनल्स के साथ कभी बहुत ज़्यादा चीज़ें खराब भी होती हैं, तो वी एज अ फ्रेंड और एज अ कॉलीग वी टेल कि यार थोड़ी देर के लिए ना फिर तू मत कर, ट्राई टू कम बैक टू द मेंटल स्टेट, योर नॉर्मल मेंटल स्टेट, उसके बाद जाओ। बिकॉज अगर आप वहाँ पे खुद ठीक नहीं हो, यू आर नॉट डूइंग जस्टिस टू द पेशेंट। हालांकि लोग डॉक्टर्स के लिए बहुत सब कुछ आजकल बोलते हैं कि हाँ दे आर मनी माइंडेड या ये सब कुछ चीज़ें, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। मैं आपको बताऊं कि बीइंग अ डॉक्टर वी आर ऑलमोस्ट, हमारी अटमोस्ट प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ पेशेंट वेलबींग रहता है। अगर हम कुछ काम कर रहे हैं, वी आर सपोज टू हैव आवर प्रोफेशनल फीस। अगर मैं प्रोफेशनल हूँ तो मैं अपना प्रोफेशनल काम तभी करूँगा जब मुझे उस चीज़ के लिए रिवॉर्ड दिया जाएगा। राइट, फॉर मी टू बिहेव इन अ परफेक्टली प्रोफेशनल वे तभी होगा अगर मैं उस चीज़ के लिए अपना जो मैं जस्टिफाइड समझता हूँ उसके लिए मुझे उतना अगर रिवॉर्ड मिल रहा है, देन ओनली आई एम प्रोफेशनल। ऑब्वियस है। मुझे नहीं समझ में आता क्यों ऐसा लोग हैं कि ऐसा समझते हैं कि अरे डॉक्टर है, ये तो नेक काम है, तो आपको फीस नहीं लेनी चाहिए। ऐसा तो नहीं होता। ये हमारे साथ बहुत कॉमन होता है। आपने मेरे से चैलेंजेस पूछे तो लोगों की ये एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है कि मेरी प्रॉब्लम है, मैं परेशान हूँ, आपको मुझसे फीस नहीं लेनी चाहिए। हाँ मेरी प्रॉब्लम है और मैं परेशान हूँ, नहीं कोई बात नहीं, मैं फीस नहीं दूंगा। और हम कोई ऐसे मतलब पत्थर दिल नहीं है
कि हाँ यार जो भी आया उससे बस लेना ही लेना है। हमें पता होता है आपके पास फ़ोन, तो आपके पास आईफोन है, आप हमारी फीस देने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हो। हाउ इज़ दैट जस्टिफाइड? आप कह रहे हो कि अच्छा आपने किया ही क्या है, आपने सिर्फ यही तो दिया है। वो करना के लिए मैंने 15 साल काम किया है, ऑब्वियस है, यही तो 10 बात साल है। मैंने पढ़ाई की है, उसके बाद इतना साल मैंने काम किया है, तब जाके मैं आज इस स्टेट पे हूँ कि मैं आपको एक गोली से ठीक कर सकता हूँ। राइट। तो मैं आपको एक गोली के पैसे नहीं मांग रहा हूँ, मैं आपसे वो 15 साल जो मैं इस स्टेट पे पहुंचा हूँ, मैं उसकी चार्जेस ले रहा हूँ। और काफ़ी सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो हमें पता होता है कि यार दे आर नॉट अफोर्डेबल, तो व्हाट इज़ द बिग डील, हम छोड़ भी देते हैं। आप मेरी अगर ओपीडी में देखो तो रूटीन के कम से कम 4 से 5 ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको मैं फ्री देख रहा होता हूँ। आई डोंट माइंड डूइंग दैट। मुझे प्रॉब्लम वहाँ पे आती है जब कोई पेशेंट दे सकता है एंड ही इज़ नॉट विलिंग टू गिव दैट प्रोफेशनल फीस। फिर वहाँ पे आई ट्राई टू अवॉइड कि हाँ भाई हम किसी भी तरीके से इस कॉन्फ्लिक्ट में ना जाएं। आई स्ट्रेट अवे टेल देम कि देखो अगर आप चाहते हो तो दिस इज द फीस दैट यू हैव टू गिव, और हमारा कोई नेकी से घर नहीं चल रहा है। हमारे भी एक्सपेंसेस हैं, हमारे भी स्टाफ हैं, हमने उनको भी सैलरीज देनी है। राइट। सर एक चीज़ और भी थी, जब हम कभी यार दोस्तों से कंसल्ट करते हैं तो वो कहते हैं भाई तू एक काम कर, तो टेंशन में है ना, तो तू मेडिटेशन कर, अच्छी मूवी देख। तो डू यू थिंक इट रियली वर्क्स? देखिए मेडिटेशन अच्छा काम करता है और इट डज हेल्प। हम ऑन अ रेगुलर बेसिस, मेरी हर पेशेंट को एक एडवाइस रहती है कि स्टार्ट डूइंग समथिंग, फिजिकल एक्टिविटी करो, मेडिटेशन करो, स्पेंड टाइम विद योर फैमिली, फ्रेंड्स, बच्चों के साथ, सबके साथ टाइम स्पेंड करो। इट इज़ लाइक अ बैलेंस्ड लाइफ, ठीक है ना। आज आप बैलेंस्ड लाइफ जी रहे हो और आपको प्रॉब्लम नहीं आए, बहुत अच्छी बात है। आपको इलनेस स्टार्ट हो गई और आपको मेडिसिन की ज़रूरत है, आप उसको कहो कि नहीं तू एक काम कर, मेडिटेशन कर ले और तू ठीक हो जाएगा, दिस इज़ नॉट गोना हैपन। आपको ये समझना है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे कितना काम करेगी। आप एक बीमार बंदे को, एक बंदे की टांग टूटी हुई है, ठीक है ना, आप उसको प्लास्टर तो लगाओगे ना हड्डी जुड़ने के लिए। ऑब्वियस है कि आप ये बोलोगे कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, तू चलना फिरना स्टार्ट करेगा ना, अपने आप जुड़ जाएगी। प्लास्टर उस जगह पे, उस हड्डी को अपनी जगह पे लेके आने के लिए इम्पॉर्टेंट है। उसी तरीके से मेडिसिन्स आपको वापस से उस स्टेट में लेके आने के लिए इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आप स्टार्ट करो मेडिटेशन, दैट विल गिव यू अ बेनिफिट फॉर द लाइफ लॉन्ग। बट बीमारी से बाहर निकालने के लिए शायद मेडिटेशन उस टाइम पे अप्रोप्रिएट नहीं है, सिर्फ मेडिटेशन अप्रोप्रिएट नहीं है। in short, meditation can be helpful either pre-disease और post-disease और beside the ट्रीटमेंट के साथ जो कर रहे हो। हाँ, अगर हम देखो, जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ इसका। हम सबको पता है कि फिजिकल एक्टिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर वेलबींग, ठीक है। आज मुझे कोई प्रॉब्लम हो गया तो मैं उसको बोलूँ कोई बात नहीं यार, तू भागना स्टार्ट कर, तू ठीक हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। नहीं। आपको पहले उसके लिए उस लेवल पे पहुंचना पड़ेगा, आपको गुड लाइफ स्किल्स अटैच करनी पड़ेंगी अपने बिहेवियर में, तब आप नॉर्मल होगे और शायद हो सकता है बाद में जाके आपको दवाई की भी जरूरत ना पड़े, आप वैसे ही ठीक हो जाओ। राइट। पर स्ट्रेट अवे से कह देना एक डिसीज्ड कंडीशन में आप पेशेंट को ये बोलो कि ये करने से तो ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं, आप उसको गुमराह कर रहे हो। तो ये एक बहुत छोटा सा समझने में डिफरेंस है कि कहाँ पे कौन सी चीज़ कब काम आएगी। सर एक चीज़ और भी थी, जैसे ये भी कई बार हमने कई मूवीज़ में ही देखा है मेनली, कि या किसी वेब सीरीज़ में देखा है, स्पेसिफिकली जो इंग्लिश मूवीज़ होती हैं, तो वहाँ पे क्या करते हैं कि जैसे किसी भी बच्चे के साथ कोई चाइल्डहुड में कोई ट्रॉमा, कोई इंसिडेंट हुआ ऐसा, और उसका इफेक्ट आफ्टर 30-40 ईयर्स जब ओल्ड एज में पहुँच रहा है, या फिर मतलब कहीं कोई बड़ा ट्रिगर हुआ इवेंट, तब उसका इफेक्ट आ रहा है। अब मूवीज़ की अगर आप बात कर रहे हो तो आपने बोला चाइल्डहुड ट्रॉमा, ठीक है। इसको मैं दो तरीके से लूँगा, एक बिहेवियर वाइज और एक बायोलॉजिकल, जैसे हमारे न्यूरॉन्स काम करते हैं उस तरीके से। तो पहले अगर मैं बायोलॉजिकल तरीके से बात करूँ, राइट। हमारे मूवीज़ में दिखाया कि छोटी एज में उसके साथ बुरा व्यवहार हुआ और उसके अंदर कुछ कुछ उस चीज़ के कारण एक इमोशंस पैदा हो गए, या तो डर पैदा हो गया या नफरत पैदा हो गई, पैदा होगी, ठीक है ना।
अगर डर पैदा हुआ तो वो डर अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर बढ़ता चला गया, ठीक है ना. इन द लेटर स्टेजेस दैट कैन टर्न अप इनटू एंजाइटी डिसऑर्डर और डिप्रेशन, ठीक है. अगर नफरत पैदा हुई तो मे बी इन द कमिंग ईयर्स ही माइट टर्न अप इनटू एंटी सोशल पर्सनैलिटी, या ड्रग एडिक्शन में जा सकता है, या हो सकता है एक तरीके का नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी आपको देखने को मिले, या जिसको लेमैन टर्म में हम साइकोपैथ कहते हैं ना, कि जिसको दूसरों को दुख देने में मजा आता है. जैसे सीरियल किलर्स होते हैं, ठीक है ना, या कोई जानबूझ के किसी को तंग कर रहा है, ठीक है. तो ऐसी चीजें आपको लेटर स्टेजेस में देखने को मिलती हैं. तो हाँ, एक तरीके से आप कह सकते हो चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड डिपेंड्स अ लॉट कि आपका बाद का फ्यूचर, बाद का जो कमिंग लाइफ है वो आप कैसा रहेगा आपके लिए. राइट. तो ये तो हो गया बिहेवियरल वाइज, ठीक है ना, इमोशनल पार्ट और बिहेवियरल वाइज. दूसरा है बायोलॉजिकल सिस्टम, न्यूरोनल सिस्टम कैसे काम करता है. जैसे हमने पहले जिक्र किया था कि अगर माहौल हमारे आसपास का ठीक नहीं है, या बच्चे को ज़्यादा इनपुट नहीं मिल रहा, तो बच्चे का जो ब्रेन ग्रोथ है वो उसके अकॉर्डिंगली उतना स्लो या फास्ट होगा. जितना ज़्यादा आपको क्यूज़ मिलेगा उतना ज़्यादा आपका ब्रेन फंक्शनिंग बेटर होगा. जितना आप कम यूज़ करोगे, जितना आप डल बैठे रहोगे, उतना आपका ब्रेन फंक्शनिंग कम होगा. तो उसके कारण भी ऑब्वियसली कुछ आगे जाके आपकी कॉन्फिडेंस लेवल या अंडरस्टैंडिंग या आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या आपको सिचुएशंस, अलग अलग सिचुएशंस में कैसे डील करना है, शायद उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आए. राइट. एक चीज़ होती है सर कि हमारे स्कूलों में, कॉलेजेस में, घरों में हम नॉर्मली बात करते हैं फर्स्ट एड की, हम बात करते हैं गुड टच बैड टच की, और चीज़ें भी अपने बच्चों को सिखाते हैं. वी नॉर्मली डोंट टॉक अबाउट द मेंटल हेल्थ. और डू यू थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल अबाउट द मेंटल हेल्थ आल्सो, टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ की सिचुएशन में कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे आप हेल्प ले सकते हो दूसरों की जस्ट टू कम आउट ऑफ एनी काइंड ऑफ ट्रॉमा. तो इट शुड बी पार्ट ऑफ अवर एजुकेशन और लर्निंग्स. ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है एक्चुअली आजकल के सिनेरियोज को देखते हुए, जहाँ पे हम न्यूक्लियर फैमिलीज़ में शिफ्ट हो रहे हैं और बोथ द पेरेंट्स आर वर्किंग. तो बच्चे के पास इतना टाइम नहीं है कि वो पेरेंट्स के साथ बैठे या डिस्कस करें या हर चीज़ उनको बताए. तो एक्चुअली में इट शुड बी पार्ट ऑफ द करिकुलम. बट मैं इसको थोड़ा सा अगर रिफ्रेन करूँ ना, मैं इसको ये कहूँगा कि आप बच्चे को ये बताओ कि क्या चीज़ें बिहेवियर वाइज गुड है और क्या चीज़ें बिहेवियर वाइज नहीं ठीक है. इट शुड बी मोर डायरेक्टेड टूवर्ड्स अ चाइल्ड्स ग्लोबल हैप्पीनेस. अगर हम उसको, आजकल हो पता है क्या रहा है, बहुत सारे लोग ना मेंटल बात कर रहे हैं, बट एक्चुअली में मेंटल वर्ड को कोई ढंग से यूज़ नहीं कर रहा है. ठीक है, आपकी सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली डिसाइड करती है कि आपका वेलबींग कैसा रहेगा, मेंटल वेलबींग कैसा रहेगा. ठीक है ना. रूटीन में हमारे को एक दूसरे से प्रॉब्लम है, क्योंकि एडजस्टमेंट नहीं करना चाहते. वो कहाँ से सीखोगे आप? बच्चों से ही सीखोगे ना. अर्ली एज में सीखोगे, चाइल्डहुड में सीखोगे, स्कूल में सीखोगे. आजकल स्टार्टिंग से ना एक रेस स्टार्ट हो गई है. इसने ऐसा किया, हमें भी ये करना है. ये बच्चा ऐसा कर रहा है, तूने भी ये करना है. इसने ये किया, इसके पास आईपैड है, मुझे भी आईपैड चाहिए. नो वन इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट व्हाट इज adequately required for the child and not required for the child. Exactly. What is good behavior and what is bad behavior. We are more being concerned about कि हमारा बच्चा आगे बढ़े, हमारा बच्चा आगे बढ़े. हमारे पास बच्चे आते हैं, हमारे पास पेरेंट्स लेके आते हैं, they are concerned कि हाँ यार ये ना पढ़ाई नहीं कर रहा है, ये उसके जैसा, इसके क्लास के सारे बच्चे आगे चले गए हैं. I stop them there only कि मैडम मेरा अकेडमिक्स से लेना देना नहीं है. मेरा लेना देना है कि बच्चे की मेंटल कैपेसिटी कैसी है, क्या बच्चे के बिहेवियर में कुछ प्रॉब्लम है या नहीं. अगर मुझे लगेगा कि बच्चे का बिहेवियर अप टू द मार्क है, ही इज़ हैविंग अ गुड मेंटल स्टेट और वो सारी चीज़ें अप टू द मार्क कर रहा है, वो अच्छा इमोशनल रिस्पॉन्स है, अच्छा इमोशनली अटैच्ड है, वो चीज़ों को समझ रहा है,
तो मैं आपको गाइड नहीं करूंगा कि हाँ आप उसको पढ़ाई कैसे कराओ, दैट इज नॉट माई डोमेन। राइट। ठीक है ना, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ कि आप कहाँ गलत कर रहे हो और कैसे इन चीज़ों को ठीक किया जा सकता है, इम्प्रूव किया जा सकता है। बट अगर आप मेरे पास स्पेसिफिकली इस चीज़ के लिए आए हो कि इसका एकेडमिक खराब हो गया, इसको बोलो पढ़े, मेरा वो काम नहीं है। ठीक है। तो ये बहुत कॉमनली हमारे को देखने को मिलता है ऐसी चीज़ें। So as we moving towards the end of this podcast, so a couple of questions I have. Specifically एक आज की सोसाइटी में देखा जाता है ना, मैन वर्सेस वीमेन को बड़ा किया जाता है इमोशनल वाइज। इमोशन में ये था कि वीमेन आर मोर इमोशनल, मेन्स आर नॉट दैट इमोशनल। प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो वी बोथ आर ह्यूमन बींग्स, तो दोनों को इमोशंस की ज़रूरत है just to behave in the society, just to tackle with the different situations. Especially in relationship में women को ज़्यादा support मिलता है, just like when there is a breakup or some divorce cases, और men की तरफ वो नहीं देखा जाता। So do you think कि it affects their mental health और ऐसे कोई केसेस आते हैं? देखिए, ये बात तो मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ कि हाँ कहीं ना कहीं दोनों को ही इमोशनल सपोर्ट चाहिए। पर ये दोनों ना, मैं ये नहीं कहूँगा कि यहाँ पे हमारी सोसाइटी में सिर्फ वुमेन्स को किया जाता है, मेंस को नहीं किया जाता। इट इज़ डिपेंडिंग अपॉन कल्चर टू कल्चर और रूरल अर्बन बैकग्राउंड सोसाइटी, आप जहाँ पे रह रहे हो वहाँ का इन टोटल माहौल कैसा है। ओके। तो अगर हम पर्टिकुलरली डाइवोर्स केसेस की बात करें तो हाँ वहाँ पे थोड़ा आजकल जो रुझाव है वो टुवर्ड्स फीमेल ज़्यादा रहता है। ठीक है ना, जैसे हमारे पास काफ़ी सारे ऐसे केसेस भी आते हैं जहाँ पे कहीं ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, और नॉट ऑलवेज आई से, बट मेनी ऑफ द टाइम्स फीमेल आर इक्वली रॉन्ग। ठीक है ना, वाइफ्स आर ऑल्सो नॉट अप टू द मार्क, द काइंड ऑफ बिहेवियर दे आर शोइंग दैट इज ऑल्सो नॉट अप टू द मार्क। बट समवेयर इन जुडिशरी, समवेयर इन द सोसाइटी, अगर एक फीमेल किसी चीज़ को बोल रही है तो हमेशा उस पर एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता है सोसाइटी, एज अ सोसाइटी। आप इन जनरल भी देख लो, अगर कहीं पे आपने कोई देखा कि हाँ फीमेल किसी को कुछ बोल रही है ना, तो विदाउट जनरल पब्लिक भी, जो आसपास के लोग होंगे, वो बिना कुछ समझे बिना कुछ देखे आप सीधा मेल को बोलना स्टार्ट कर देंगे और फीमेल की पूरी बात मतलब सच मानेंगे, मेल की कोई बात नहीं सुनी जाती। तो ये एक हमारी सोसाइटी में ऐसा बन गया है। और बहुत सारे आई थिंक मीडिया में भी बहुत सारे ऐसे इंसिडेंसेस आए हैं। इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, एक दिल्ली में कहीं पे कुछ एक बाइक और बाइक पे एक लड़का था और साथ में उसके फीमेल एक एक्टिवा पे थी और उनकी आपस में कुछ बहस हुई। इट वाज जस्ट अ स्मॉल वीडियो जो कि सर्कुलेट हुआ और उसके बेसिस पे सारी सिनेरियो बन गया, एंड उस लड़के के ऊपर केस भी हुआ, उस लड़के को सोशली भी बहुत बैड अफेक्ट हुआ। और लेटर ऑन पता लगा कि जो बाय स्टैंडर्ड्स थे उन्होंने बाद में रिपोर्ट किया कि हाँ एक्चुअली में लड़की ने गलत तरीके से किया था एंड शी स्टार्टेड बिहेविंग एबनॉर्मली। तो ये एक सोसाइटी का ना रिस्पॉन्स आजकल देखने को मिल रहा है, जहाँ पे अगर फीमेल है तो लोग जनरली मान लेते हैं कि हाँ ये जो बोल रही है ठीक ही होगी, बेचारी फीमेल तो क्या ही करेगी। एक सर बड़ा कॉमन सा है, हर किसी के लिए आता है क्वेश्चन, ऑलमोस्ट मैं सभी पॉडकास्ट पे काफ़ी लोगों से पूछता हूँ, रोल ऑफ सोशल मीडिया इन मेंटल हेल्थ। क्या डू यू थिंक कि ये हमें नेगेटिव साइड पे ज़्यादा लेके जा रहा है रादर देन के पॉजिटिव साइड पे? देखिए, सोशल मीडिया दोनों ही तरीके से यूज़फुल भी है और बैड भी है। अगर आप उसको यूज़ करना चाहते हो तो जैसे हमारा सोशल मीडिया का पॉडकास्ट है, हाँ, अगर इसको ढंग से प्रेजेंट किया जाए तो जो हम इंफॉर्मेशन आज इसमें डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ फॉर योर बेनिफिट, फॉर द जनरल पब्लिक्स बेनिफिट, तो एक तरीके का ये बेनिफिशियल हुआ। बट हम जनरली जो सोशल मीडिया से समझते हैं ना, वो है इंस्टाग्राम, वो है फेसबुक, वो है अलग अलग की रील्स, स्नैपचैट, रील्स, बहुत सारी चीज़ें। तो दैट इज़ फीडिंग योर माइंड विद एन नंबर ऑफ थिंग्स। आपको जो चीज़ पता भी नहीं थी ना और जो आपको रिक्वायर्ड भी नहीं है, उस पर भी आपको कनेक्ट कर रही है।
ठीक है ना। लोग आजकल दिखावे की ज़िंदगी ज़्यादा जी रहे हैं। वो दिखाएंगे कि हाँ देखो मैं ये कर रहा हूँ, वे कर रहा हूँ, बट जो आसपास के लोगों हैं उनसे कटते जा रहे हैं। Social media, I don't condemn social media. It has both its uses and its bad effects also. If you are well connected with your surrounding reality, your practical world, and you are utilizing social media for your productivity, it is a good thing. But you are only considering social media as a just as an image conscious, या आप उसको सिर्फ रील्स देखने के लिए कर रहे हो, तो दैट इज हैविंग अ बैड इफेक्ट। आजकल आप देखो फेसबुक पे तो होते हैं लोगों के हजारों फ्रेंड, और रियल फ्रेंड में होते हैं एक भी नहीं। एग्जैक्टली होता है सर ऐसा। तो जस्ट बाय क्लिकिंग ऑन फ्रेंड लिस्ट कि ये भी फ्रेंड है, ये भी फ्रेंड है, ये भी फ्रेंड है, क्या वो एक्चुअल में फ्रेंड है? वो सिर्फ एक कनेक्शन है कि हाँ अच्छा चलो ठीक है, ये एक बंदा था वहाँ पे मिला था, चलो ठीक है। आप उससे कुछ कभी मिलो कहीं पे, आपको लगे कि हाँ अच्छा मैं आज यार मैं बैंगलोर जा रहा हूँ, तो ये बंदा मुझे ना वहाँ पे मिला था, ये बैंगलोर का, ये मेरी फेसबुक में है, मैंने उसको कांटेक्ट किया और मैंने उसको जाके मिला, तो दैट इज़ अ यूजेज ऑफ अ सोशल मीडिया। मैं गया और मैं देख रहा हूँ यार यहाँ पे अब किसको कनेक्ट करूँ, हाँ, तो फिर वो व्हाट इज़ दैट यूज? तो सर इसका हमारी लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ता है? क्योंकि हमारा स्लीप भी डिसऑर्डर हो रहा है और प्रॉपर नींद नहीं ले पा रहे हम, सुबह जब उठते होते हैं एनर्जेटिक नहीं होते हैं, तो व्हाट यू थिंक अबाउट इट? देखिए पहली बात तो स्लीप इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लाइफ, और ये बायोलॉजिकल ड्राइव है एक। जितने भी लिविंग बीइंग हैं दे रिक्वायर स्लीप फॉर देयर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो जब हम अपना स्लीप का पैटर्न डिस्टर्ब करते हैं ना, हमारे बॉडी में कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं। और इन जनरल भी जो लोग दिन में ज़्यादा सोते हैं, रात को कम सोते हैं, उनको स्लीप इश्यूज रहते हैं, उनके वैसे भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चलती हैं। तो सर व्हाट इज योर फाइनल टेक ऑन मेंटल हेल्थ? देखिए एज पर बीइंग अ साइकियाट्रिस्ट माय एडवाइस इज कि आजकल की सिनेरियो में टू कीप योर मेंटल हेल्थ अप टू द मार्क, you should be connected with your social surroundings, your family, and if at all there is some issue, you should come forward and not hide, rather than going to different people and asking some kind of advice from not so expertise on those areas. If you feel there are some issues and you need some help, come to mental health professionals, seek their help, and maybe जो आप सोच रहे हो कि हाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, विद द माइन्यूट सॉल्यूशन, माइन्यूट सम लाइफस्टाइल चेंजेस एंड माइन्यूट प्रॉब्लम सॉल्विंग एरियाज, यू कैन कम आउट ऑफ दैट। तो बी कनेक्टेड एंड डोंट हाइड योर फीलिंग्स, डोंट हाइड योर सेल्फ, देयर इज नो शेम इन आस्किंग हेल्प। Thank you, sir. Thanks a lot for that lot of detailed information about the mental health. So that is really going to help to our user. That is really going to help our viewers. और फिर एक और पॉडकास्ट में हम कोशिश करेंगे आपसे मिले, आपका टाइम ले और डिटेल टॉपिक में बात करेंगे हम आपसे। डेफिनेटली बीइंग अ साइकियाट्रिस्ट मेरा मानना है कि जितना हम अवेयरनेस क्रिएट करें उतना बेटर है। राइट। तो नेक्स्ट टाइम मे बी वी विल कम अप विद सम न्यू थिंग्स। यस सर, वी विल डिस्कस। यस सर। थैंक यू जी। थैंक यू सर।